आयुर्वेद क्या है और इसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या है? देखो, आचार्य चरक कहते हैं कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायी आयु उच्यते। मतलब आयु क्या है? शरीर इंद्रिय आत्मा और मन का संयोग है। कोई व्यक्ति गरीब है, अमीर है, हर व्यक्ति आयु चाहता है। कैसी आयु चाहता है? दीर्घायु आ चाहता है। पर दीर्घायु आयु कब मिलेगी? इसके अलावा किसी भी चिकित्सा पद्धति में इस तरह की चर्चा नहीं हुई है। नमक जो है आपकी आँखों के लिए, आपके केस के लिए इतना हितकारी नहीं। मछली उष्ण वीर्य है और दूध शीत वीर्य है। यदि आप लंबे समय तक लेंगे तो शरीर में नपुंसकता और बहुत से स्किन की डिजीज हो सकती है। जब आयुर्वेद इतना उन्नत था और लोग ऋषि जो है वो बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के उन शरीर की प्रणालियों को समझ भी लेते थे, सर्जरी का भी इसमें उल्लेख किया गया है, तो अब इस पर इतना काम क्यों नहीं हो रहा है, या फिर अब लोग इस बारे में क्यों नहीं जानते? आपने कहा कि व्यक्ति को अपनी प्रकृति पहचाननी चाहिए कि उसे किस तरह का भोजन करे, तो प्रकृति की पहचान आदमी कैसे कर सकता है? कुछ चिकित्सा औषधियों का वर्णन था, लेकिन अथर्ववेद के बाद संहिता काल में स्थिति बदल गई। जनरल कोई भी आदमी जो आयुर्वेद जानता भी नहीं है, पहली बार आया है, पहली बार डॉक्टर साहब का वीडियो देख रहा है, उसके मन में भी अगर सवाल आता है कि आयुर्वेद के हिसाब से हमें खाना कैसा लेना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। आपकी आयुर्वेद की यात्रा जो है कहाँ से और कैसे शुरू हुई? हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी हेल्थ इशू का सामना कर रहे होते हैं, चाहे वो डाइजेशन की समस्या हो, स्ट्रेस हो या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन बीमारियों का टेम्पररी ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं या फिर हमारी हेल्थ को असली में समझ रहे हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम से जिन्होंने आयुर्वेद को सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक समाधान बनाकर हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद जो कि जीवन का ज्ञान है, जो सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता, शरीर, मन और जीवन शैली को संतुलित करने पर जोर देता है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की प्रकृति और शरीर की ज़रूरतें अलग अलग होती है, उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। लेकिन कई बीमारियां जैसे मोटापा, जिसमें एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से उसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर अरुण त्यागी आयुर्वेद में एक बड़ा नाम, जो राजस्थान में कई वर्षों से आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहे हैं, और जानेंगे डॉक्टर साहब का सफ़र, आयुर्वेद में उनकी रुचि, उनकी रिसर्च और उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जिनसे उन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण त्यागी जी का। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से ये समय निकाला और आप इस पॉडकास्ट में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, तो आयुर्वेद के बारे में बात करना शुरू करने से पहले या किसी भी टॉपिक पर, किसी भी एक स्पेसिफिक बीमारी पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि आयुर्वेद क्या है और इसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या है। ठीक है, देखो, आचार्य चरक कहते हैं कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायी आयु उच्यते। मतलब आयु क्या है? शरीर इंद्रिय आत्मा और मन का संयोग है। जब व्यक्ति जन्म लेता है और मरने तक की जो चेतना की अवधि है उसको आयु कहा जाता है। उस आयु का ज्ञान आयुर्वेद में है। जैसे आचार्य चरक कहते हैं कि हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। कि वो आयु हितकर है, अहितकर है, सुखायु है, दुखायु है, उसका प्रमाण क्या है, उसका मान क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी जिस वेद में हो उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। और उस आयु के लिए पुण्यतम वेद आयुर्वेद है। ओके। अब बात यह कि कोई व्यक्ति गरीब है, अमीर है, हर व्यक्ति आयु चाहता है। कैसी आयु चाहता है? दीर्घायु चाहता है। पर दीर्घायु आयु कब मिलेगी? जब शरीर में आरोग्य होगा, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में रोग नहीं आएंगे, तो आपको
दीर्घायु की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य है जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। ओके। तो आयुर्वेद कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये जो 4 पुरुषार्थ हैं ये तभी व्यक्ति को प्राप्त होंगे जब वो स्वस्थ रहेगा, धर्मपूर्वक काम करे, धर्मपूर्वक इच्छा की पूर्ति करे और धर्मपूर्वक कार्य करता हुआ जन्म मरण से छुटकारा। सभी व्यक्ति चाहते हैं मुक्ति की प्राप्ति, तो वो बिना आरोग्य के संभव नहीं। तो इसलिए आयुर्वेद सृष्टि पर जो आया उसका एकमात्र उद्देश्य है शरीर को आरोग्य देना, 100 वर्ष से की आयु दीर्घायु देना, और उसका सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो है रोग। तो रोगों का हरण और स्वास्थ्य का संरक्षण ये आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं। इसमें जैसे पहला प्रयोजन है कि व्यक्ति रोगी न हो। तो जितनी भी प्रचलित चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं दुनिया में, रोग की चर्चा तो सभी करते हैं, पर व्यक्ति रोग आए ही नहीं शरीर में, उसके स्वास्थ्य का संरक्षण कैसा हो उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा दुनिया में आयुर्वेद ने की है। इसके अलावा किसी भी चिकित्सा पद्धति में इस तरह की चर्चा नहीं हुई है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में ओके। उस समय से है, अनादिकाल से है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसा बना रहे, उसने जीवन के हर पहलू पे चर्चा की है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप सुबह उठे तो आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णाजीर्णे निरूप्यते। आप सुबह उठें, कब उठें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें। क्या सोच के उठें कि आपका शाम का खाया पचा है या नहीं पचा है। अच्छा। तो मुझे तो कहीं दूसरे किसी उसमें इस तरीके का चिंतन देखने को नहीं मिलता कि शाम का खाना पचा है नहीं पचा, ये भाव देखने के बाद अपना बिस्तर छोड़ें। अच्छा। और ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ें। ब्रह्म मुहूर्त में क्या विशेषता है कि भाई बुद्धि यदि आप चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जगें, याददाश्त अभी याद आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी पावर बढ़े तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ये आप अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि उसमें सत्व गुण की प्रधानता है। तो इस तरीके के विचार आयुर्वेद ही व्यक्त करता है। दूसरा है जब आप जग गए तो उसके बाद आप अपने थोड़ा उषा पान करें, जलपान करें। तांबे में रखा हुआ बर्तन में यदि जल हो तो और ज़्यादा अच्छा है, आपको कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। उसके बाद आप अपने दांतों की सफाई के लिए दंत धावन है, और दंत धावन में भी उन्होंने कितने तरीके की वनौषधियों का जिक्र किया है कि आप करंज की लकड़ी की दातुन बना सकते हैं, आप नीम की लकड़ी की दातुन बना सकते हैं, आप खदीर की लकड़ी की दातुन बना सकते हैं। तो पहले आप अपने दांतों को उनसे साफ करें, उसके बाद और मसूड़ों की व्यवस्था दी उन्होंने कि एक पाउडर ले, मधु में मिलाएं, उसमें तिरकट हो, त्रिफला हो, दालचीनी हो, इलायची हो। तो इस मधु में मिले इस पाउडर का आप अपने मसूड़ों पर और दांतों पर आप अच्छी तरह मंजन करें। इसके बाद आप जिह्वा निर्लेखन करें। तो क्योंकि जीभ है, सभी रसों का ज्ञान जीभ के माध्यम से ही होता है। जो भी आप खाते हैं यदि उसका ज्ञान नहीं हो तो आप कुछ भी स्वाद का भोजन का आनंद नहीं ले सकते। तो जिह्वा निर्लेखन उन्होंने कहा। और इससे सबसे ऊपर एक गंडूस टर्म आती है आयुर्वेद में कि हम तेल को मुंह में भरते हैं कुछ समय के लिए, 1-2 मिनट के लिए तेल को मुंह में रखें, तो उससे दांतों को भी स्वास्थ्य मिलता है, मसूड़ों को भी स्वास्थ्य मिलता है, जीभ का भी रस ज्ञान सुधरता है, और पूरे मुंह का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है मुंह का वो सुधरता है। तो आप देखो, दंत धावन लिया, जिह्वा निर्लेखन लिया, गंडूस बताया, फिर वो कहते हैं कि भाई चलो ठीक है अब अभ्यंग करो। नियमित रूप से शरीर का अभ्यंग होना चाहिए। अभ्यंग का मतलब सर? अभ्यंग कहते हैं शरीर की मालिश। अच्छा। आप खुद अपने हाथ से शरीर की मालिश करें। वैसे तो पूरे शरीर की करनी चाहिए, पर सिर और पैर ये तो निश्चित रूप से डेली होनी चाहिए। अभ्यंग से कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि अभ्यंगो वातः पुष्टि स्वप्न दाढ़र्य वृत्वकृत। अभ्यंग से क्या मिलता है कि आपके वात का हरण करती है, शरीर को पुष्टि करती है,
और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, त्वचा का वर्ण निखारती है, वार्धक्य देर से आता है, त्वचा स्थिर रहती है। बहुत सारे उसके लाभ हैं जो उन्होंने अभ्यंग के बताए हैं। तो उसके लिए फिर स्नान के भी लाभ बताएं, कैसे करना चाहिए, ठंडे पानी से करना चाहिए, गर्म पानी से करना चाहिए। तो आयुर्वेद तो ये कहता है कि उष्ण जल का स्नान श्रेष्ठ है। परंतु यदि किसी को आँखें चाहिए, बाल काले रहें, ऊपर के रोग नहीं हो, तो सिर को आप ठंडे स्नान से नहलाएं और बाकी सिर के दूसरे हिस्से को आप गर्म स्नान से नहलाएं। कौन कौन सी बीमारी में स्नान नहीं करना। तो आप देखिए स्नान के बारे में भी इतना बड़ा चिंतन। फिर वो कहते हैं ठीक है अब आप भोजन करें। तो भोजन के बारे में पूरा विवरण भोजन के बारे में उन्होंने दिया कि भाई आहार कैसा होना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे आयुर्वेद कहता है कि मात्रा आशीस्यात, कि मात्रा पूर्वक भोजन का ग्रहण करें। और फिर मात्रा की परिभाषा देता है कि मात्रा अग्निबल अपेक्षिणी। मात्रा किसकी अपेक्षा करती है? अग्निबल की अपेक्षा करती है। अच्छा। आपने देखा एक व्यक्ति 2 रोटी खा के पेट भर जाता है, एक व्यक्ति का 3 रोटी 4 रोटी में भी पेट नहीं भरता। तो आधार क्या है? वो आधार उसका अग्निबल है। जो लोग व्यायाम करते हैं उनको 5, 7, 10 रोटी तक खा लेते हैं, भारी खाना भी खा लेते हैं। तो उन्होंने को थोड़ा सा समझाएं सर। अग्निबल आहार को पचाने की अक्षमता। अच्छा। कि कोई व्यक्ति जो मेहनत ज़्यादा करता है, जो मजदूरी करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो 10-10, 15-15 रोटी से भी उसका शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये जो परिभाषा है कि आहार की मात्रा का निर्धारण अग्निबल के आधार पे करें, तो आपको नहीं लगता ये बात यूनिक है? बिल्कुल ऐसा। आप तो ये कहेंगे भाई भरपेट खाओ, नहीं। उन्होंने अग्निबल का आधार दिया कि भाई आहार इतना, फिर उसकी मात्रा की भी परिभाषा दी कि यावत अध्यस्य असनम असितम अनुपत्ते यथा कालम जराम गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। कि आपकी आहार की मात्रा इतनी हो कि आप उसको खाने के बाद बिल्कुल सरल बने रहें। ऐसा नहीं कि खाने के बाद लेटना पड़े। आपकी प्रकृति अनुपत्ति, मतलब जो भी काम करने के हैं वो आप करते रहें, तो आपकी प्रकृति में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। फिर स्वाद के लिए नहीं खाएं, स्वास्थ्य के लिए खाएं। पेट पूरा नहीं भरें। पेट के 3 विभाग बताए। एक पेट आप द्रव पदार्थों से भरो, एक पेट ठोस पदार्थों से भरो, और एक हिस्सा आप उसकी क्रियाओं के लिए वात पित्त कफ के लिए रखें। अच्छा। तो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट कि पेट भर के नहीं। तो आज वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई हमें पेट भरने का पता भोजन के आधे घंटे बाद पता लगता है। तो जब खाते समय यदि पता लग जाए कि हमारा पेट फुल हो गया, भर गया, अब आवश्यकता नहीं है तो हर आदमी हट जाए। लेकिन आप देखना खाने के बाद पता करते हैं आधे घंटे बाद आज ज़्यादा खाया गया। और ये आयुर्वेद में पहले से था। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको तीनों हिस्से, पेट के 3 हिस्से करें, एक द्रव पदार्थ से भरे, एक ठोस पदार्थ से भरे, और एक फिर गुरु लघु आहार का विवेचन। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप हमेशा खा सकते हैं? अच्छा। तो आयुर्वेद ने कहा साली चावल खा सकते हैं, साठी चावल खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं। ये नियमित रूप से आप इनका सेवन कर सकते हैं। अच्छा। आप भोजन में शहद ले सकते हैं, आप भोजन में आंवला ले सकते हैं। अब देखो वहाँ आंवला व्यय स्थापन में श्रेष्ठ है, तो उन्होंने आंवला बताया। आप डेली एक आंवला भोजन के साथ ले सकते हैं। आप सेंधा नमक ले सकते हैं। आप जो है जल लें तो आकाशीय जल लें। वर्षा का जो जल होता है ऊपर का, आकाशीय जल सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस तरह की विवेचना। क्या ना खाएं? नियमित रूप से आप नमक ज़्यादा नहीं खाएं, नियमित रूप से आप अक्षार ज़्यादा नहीं खाएं। उन्होंने क्षेत्र विशेष भी बताए हैं कि कौन से क्षेत्रों के लोग अधिकांश ज़्यादा नमक खाते हैं। सोवीर प्रदेश के लोग हैं, वालिक प्रदेश के लोग हैं, और वो लोग नमक इतना खाते हैं कि दूध में भी नमक मिला के खाते हैं। तो उनको कहते हैं कि नमक जो है आपकी आँखों के लिए, आपके केस के लिए इतना हितकारी नहीं है। अच्छा। तो अक्षार का सेवन और लवण का सेवन मतलब लगातार नहीं करें, उसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करें। फिर आप आहार के अष्ट विधि विशेष आयतन बताएं। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन कि जब आप आहार करें तो इन 8 चीज़ों पर चिंतन करें। आपकी प्रकृति क्या है, अच्छा, करण क्या है, संयोग क्या है,
राशि क्या है, देश क्या है, काल क्या है, उपयोग संस्था क्या है और उपयोगी उपयोगिता। तो ये 8 अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं कि क्या आयुर्वेद कहता है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते इतनी गहरी सोच किसी विज्ञान की हो सकती है। फिर उसमें कैसे खाएं, भोजन की विधि बताई कि उष्णम गर्म भोजन करें, स्निग्धम स्निग्ध भोजन होना चाहिए, मात्रावत आप मात्रावत भोजन करें, जीर्ण जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब पहला आहार आपका पच जाए उसके बाद ही भोजन करें। अगर पहला आहार पचा नहीं है तो आप भोजन नहीं करें। तो जीर्ण वीर्यम अविरुद्ध है, ये अपने एक आयुर्वेद की विशेषता है कि जब आप भोजन करें तो वीर्य विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि मछली और दूध का सेवन दोनों एक साथ में लगातार नहीं करें, क्योंकि है तो दोनों मधुर हैं, परंतु मछली उष्ण वीर्य है और दूध शीत वीर्य है। यदि आप लंबे समय तक लेंगे तो शरीर में नपुंसकता और बहुत से स्किन की डिजीज हो सकती हैं। अच्छा। तो इस तरीके से बहुत वृहत चिंतन है। आप देर से नहीं खाएं, आप हंसते हुए नहीं खाएं, आप बात करते हुए नहीं खाएं। स्व आत्मना अभिसमीक्ष्य सम्यक, आप अपनी आत्मा का विचार करके तन मना भुंजीत, मतलब भोजन से पहले आप ये देखें कि आपके लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, उसका पूरा चिंतन। अब बताओ आहार के बारे में इतना चिंतन है कहाँ, बस केवल इतना भाई ठीक है इतने % प्रोटीन, इतने % कार्बोहाइड्रेट, इतने % विटामिन और मिनरल्स और ये इस तरीके का चिंतन तो है, पर इतनी गहराई से चिंतन, क्योंकि आपने देखा कि एक जैसा आहार सबके लिए अनुकूल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है सर। शरीर के लिए इतना डिटेल में जो जिसमें भी आपने उसका एक भाग हमें समझाया, मैंने तो एक हल्का सा हिंट दिया है आपने कि ऐसा होता है कि जिसमें आप कह रहे हैं कि ये सब भी किसी दूसरे चिकित्सा पद्धति में इतना डिटेल में नहीं समझाया गया। इतना मैं नहीं कह सकता, पर ये प्राचीनतम है। ये समझाया हुआ अभी का नहीं है, ये समझा हुआ ईसा से 3500 साल पहले का है। विशेषता ये है जो चरक संहिता आज की नहीं है, वो चरक संहिता ईसा से 3500 साल पहले की है। मॉडर्न साइंस तो 200 साल पुरानी है। बिल्कुल। और उस काल में इतना बड़ा ज्ञान, इस तरीके का ज्ञान, तो निश्चित ही एक तरीके से मन को आह्लादित करने वाली स्थिति है। इसलिए आयुर्वेद, अच्छा अभी तो मैंने आपको दिनचर्या बताया, फिर दूसरा ऋतुचर्या। ऋतु के अनुसार आपको ध्यान रखना है। हमारे जैसे 6 ऋतुएं होती हैं, शीतकाल, उष्णकाल और ग्रीष्मकाल। शीतकाल, वर्षा काल, उष्णकाल, 3 अपने ये ऋतुएं होती हैं शरीर अपने साल में। तो ये ऋतुएं भी रोग का कारण होती है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि आपको रोग से बचना है तो आपको ऋतुओं के अनुसार शरीर का शोधन करना चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं हेमंतिकम दोष्यम बसंते विशोधियन ग्रीष्मिकम अपरकाले घनाते वार्षिकम आंसू समय प्राप्त होती रोगान ऋतु जानना जाता। कि आप यदि ऋतुओं के अनुसार शरीर का शोधन करेंगे तो ऋतुजन्य रोग नहीं होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों में जैसे आप जनवरी, दिसंबर, नवंबर से सर्दी शुरू हो जाती है, अक्टूबर नवंबर से, तो इसमें कफ दोष का संचय होता है। आप गुरु आहार लेते हैं क्योंकि आपकी अग्नि प्रबल रहती है, और जैसे ही गर्मी शुरू हुई फरवरी में तो आप देखो खांसी जुकाम शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि इसमें आप वमन लें तो आपको खांसी जुकाम नहीं होंगे। फिर ग्रीष्म ऋतु होती है, जम के समझाएं सर एक बार। मतलब वमन के माध्यम से दोषों का, ये पंचकर्म का पहला उपक्रम है कि वमन के माध्यम से दोषों को शरीर से बाहर निकालना। दोष कौन क्या से? होता है सर? उल्टी कराना। अच्छा, उल्टी कराना। तो उसका एक पूरा प्रोसेस है कि वमन से पहले क्या क्या चीजें होती है। उसमें स्नेहन होता है, स्वेदन होता है, वमन होता है, संसर्जन कर्म होता है। तो इस तरीके से एक आयुर्वेद का महत्वपूर्ण उपक्रम है जो पंचकर्म का हिस्सा है वमन। तो कब कराना चाहिए कि आपको सर्दी के बाद, शीतकाल के बाद, फिर ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है। आपने देखा होगा अभी भी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, कितना तेज टेम्परेचर, शरीर का रस और अपने धरती का रस कम हो जाता है, वायु की वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही आप का शरीर क्षीण होगा वायु के कारण, तो जैसे ही बरसात शुरू हो, जिसको अपन प्रावट ऋतु कहते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में संचित वायु के निर्हरण के लिए आपको बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो आयुर्वेद ने वात की चिकित्सा बस्ती के माध्यम से बताई है, तो आप बस्ती लो।
कि जैसे ही बरसात खत्म हो, ये ग्रीष्म ऋतु खत्म हो, ग्रीष्म ऋतु हो जाती है मई जून में, तो जुलाई अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके बस्ती का प्रयोग। फिर आपने देखा होगा कि वर्षा आती है जम के, और वर्षा के बाद में फिर वही पित्त संबंधी बीमारियां, किसी को स्किन की तकलीफ, विरेचन की तकलीफ, तो पाचन संबंधी बीमारियां और स्किन की बीमारियां आ जाती हैं। यदि आप उस बीमारियों से बचना चाहते हो तो आप फिर विरेचन ले। तो इस तरीके से आयुर्वेद ने ऋतुजन्य होने वाले जो रोग हैं उनसे बचाव के लिए, क्योंकि शरीर में रोग हो ही नहीं उसका चिंतन इन्होंने किया है, तो ये ऋतुचर्या का चिंतन हुआ। तीसरा चिंतन है सद्वर्त का, कि यदि आपका आचरण सही होगा, इस पे आयुर्वेद ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है कि व्यक्ति का आचरण उसके स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है। आप शारीरिक रोग की तो चर्चा करते हैं, लेकिन मानसिक रोग वो आपके आचरण से सुधरते हैं। तो सद्वर्त पर सबसे ज़्यादा आयुर्वेद बोला है। फिर होता है वेग। आपको मैं एक आज ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपका ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा। वेग कहते हैं वो संवेदना जो शरीर में अपने आप होती है, और उस समय होती है कि भाई अब जैसे आपको यूरिन जाने की इच्छा है तो आपको अचानक आएगी कि मुझे यूरिन जाना है, ये शरीर का वेग है। आपको सोच जाने की इच्छा है, आपको मन में आएगा सोच में मुझे जाना है, लेकिन आपका काम अध्यापन का है, आप क्लास ले रहे हैं और इधर सोच का वेग आया तो आप नहीं जा पाएंगे। तो उन वेगों को रोकने से शरीर में होने वाले रोग कि वो प्राकृत वेग है, तो उसमें 13 वेग आयुर्वेद ने कहा है। अच्छा। कि वेगान्य धारियेत वात वीर्ण मूत्र अक्षव त्रट अक्षुधाम निंद्रा कास सरम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेत साम, ये 13 वेग है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से सबके होते हैं, पर जैसे ही हो तुरंत जाओ, उस वेग का धारण मत करो। अगर आपने वेग का धारण किया तो आपको रोग होंगे, तो ये रोगों से बचाओ। फिर आचार्यों ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा इन वेगों को धारण करने से आप स्वस्थ रह सकते हो। वो कौन से वेग हैं? वो कहते इमानस्तु धारियेत वेगान हितार्थी प्रत्यच इह च। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस लोक में भी स्वस्थ रहूं और मेरे परलोक में भी स्वस्थ रहूं, तो मुझे इन वेगों को धारण करना चाहिए। कौन से वेग हैं? इमानस्तु धारियेत वेगान हितार्थी प्रत्यच इह च सहसा नाम असस्ता नाम मनोवाक्काय कर्मणाम। कि जो निषिद्ध कर्म है, जो हम शरीर से करते हैं, जो हम मन से करते हैं, जो हम अपने कर्मों से करते हैं, उनको नहीं करें। क्या करते हैं? लोभ शोक, लोभ करते हैं, शोक करते हैं, भय करते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नैराश्य करते हैं, दूसरे के धन की हमेशा लेने का स्वभाव रखते हैं। तो इन सब वेगों को आपको धारण करना है। अब आप मुझे बताएं कौन सी चिकित्सा व्यवस्था में इतना चिंतन है स्वास्थ्य रखने के लिए? बिल्कुल सही बात है सर। तो ये चीज सब आयुर्वेद की है। तो वेगों का धारण न करें, और किन वेगों का धारण करें इसका उल्लेख बताया, तो इसको हम कहते हैं वेग। और एक अनूठी बात आपको बताता हूँ, रसायन चिकित्सा। तो आयुर्वेद का जो 8 अंग हैं, वो 8 अंग आप देखो कि अथर्ववेद से थोड़े दिन बाद ये 8 अंगों का विभाजन पहले से ही है। अच्छा। कि काय बाल ग्रह उद्रांग शल्य दंष्टा जरावर्षि 8 अंगों में विभक्त था। जैसे आप मेडिसिन में जाना है तो आप मेडिसिन वाले के पास जाएं, सर्जरी में जाना है तो सर्जरी वाले के पास जाएं, महिलाओं को दिखाना है तो गायनी में जाएं, बच्चों को दिखाना है तो पीडियाट्रिक्स में जाएं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 6000 साल पहले आयुर्वेद में ये सब विभाग थे डिपार्टमेंट वाइज। अच्छा। कल्पना करो। बिल्कुल, ये इतना तो सारा डाइवर्सिफिकेशन इतने मतलब 6000 साल पहले हो चुका 6000 है। साल पहले मेडिसिन का इतना डाइवर्स कि भाई आयुर्वेद को 8 अंगों में विभक्त कर अध्ययन किया उन्होंने। तो मैं आपको बता रहा था उनमें से एक अंग है रसायन। अच्छा। अब रसायन क्या करता है? रसायन वो चिकित्सा है जो आपको बुढ़ापा आने ही नहीं देती, आपकी युवा अवस्था लंबे समय तक बनी रहे। अब आप बताओ कौन नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूँ? हर चाहता है कि मैं जवान रहूं, बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। तो आयुर्वेद ने एक व्यवस्था दी है रसायन चिकित्सा। यद जरा व्याधि नाशनम तद वृश्यम तत् रसायनम। वो चिकित्सा व्यवस्था जो बुढ़ापा नहीं आने दे, और शरीर में कोई रोग हो तो उसको भी उसका भी शमन करे, उसको हम रसायन चिकित्सा कहते हैं। मतलब रसायन तंत्र नाम वै स्थापनम आयुर्मेधाकरम। एक एक चीज ध्यान से सुनो। आयुर्मेधाकरम
और रोगोपहरणम समर्थम च, व्यय स्थापन का क्या मतलब कि आपकी आयु 100 वर्ष की हो, उसको हम कहते हैं व्यय स्थापन, और वो कराता है रसायन। और सततम अधिकम अपि करोति, आप 100 साल से ज़्यादा भी जी सकते हो यदि सही तरीके से रसायन सेवन करते हैं। रसायन सेवन भी फिर 2 प्रकार के, एक अद्रव्यभूत, द्रव्यभूत। अद्रव्यभूत होती है आचार रसायन, जिसको मैंने सद्वर्त बोला था। आपको क्या करना चाहिए, आपका आचरण इस तरीके से हो कि प्रकृति के विपरीत नहीं हो, तो आपको वही लाभ मिलेंगे स्वास्थ्य के जो आप दवाई खाने से लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं अद्रव्यभूत रसायन। और दूसरी है द्रव्यभूत रसायन, उसमें भी आचरिक और वातात्विक। आचरिक उसको कहते हैं दूध, घी, इनके माध्यम से जो हम शरीर में पुष्टि प्राप्त करते हैं, ये आचरिक रसायन है। दूसरा जो है द्रव्यभूत, अपनी औषधियों का सेवन। बहुत सारी रसायन का वर्णन है जो हमें, आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा च्यवनप्राश का। तो च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि थे जो जर्जर हो गए थे, उनकी काया क्षीण हो गई थी, तो अश्वनी कुमारों ने उनके लिए च्यवनप्राश बनाया तो पुनः युवा हो गए। अच्छा, तो ये नहीं सुना था सर। च्यवनप्राश की हिस्ट्री ऐसे तो नहीं समझी थी कि ऐसा कुछ होगा। तो आप देखो, तो ये रसायन चिकित्सा है, तो आप देखो रसायन है। इसी तरीके से पंचकर्म, तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये सब केवल स्वास्थ्य संरक्षण के लिए है कि व्यक्ति स्वस्थ बना रहे। और यदि कोई रोग होता है तो आप रोगानुसार उसका इलाज करें। तो ये चिंतन आयुर्वेद की अपनी एक विशेषता है। आयुर्वेद को 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति माना जाता है, और आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति दोनों स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके फंडामेंटल अप्रोच में क्या डिफरेंस है और ये एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपकी बात बहुत मतलब बहुत सुंदर है, और इस बारे में हमें चिंतन करना ही है और आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जिससे जो अपने श्रोतागण हैं उनको ये पता लगे कि आयुर्वेद जो वाङ्मय है वास्तव में 2 भागों में बटा है। एक को हम कहते हैं वृहत्त्रयी। वृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। और लघुत्रयी में भी 3 ग्रंथ आते हैं जो इनसे थोड़ा कम है। उसमें आता है भाव प्रकाश, माधव निदान और सारंगधर संहिता। अच्छा। तो जो चरक संहिता है, अब आपको मैं बताता हूँ कब से शुरू हुई। तो चरक संहिता का जो प्रथम उपदेष्टा है, जिसने चरक के लिए अपने उपदेश दिए, उसका नाम है पुनर्वसु आत्रेय। अच्छा। और वो पुनर्वसु आत्रेय ईसा से 3000 साल पहले का है। ओके। जिसने चरक का उपदेश दिया। उपदेश किसको दिया? 6 शिष्यों को दिया। उन शिष्यों का नाम है अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पाराशर, हारित और अक्षारपाणी। उनमें अग्निवेश होशियार था। तो वैसे तो उस उपदेश को सुन के सभी लोगों ने अपनी तंत्र लिखे, पर अग्निवेश ने पहला तंत्र लिखा जिसको हम कहते हैं अग्निवेश तंत्र। अच्छा। सभी ने अपने तंत्र लिखे। तो ये मैंने कहा 3500 ईसा पूर्व। फिर अग्निवेश तंत्र का प्रति संस्कार किया चरक ने। ओके। तो वो चरक ईसा से 200 साल पहले का है। ओके। चरक ईसा से 200 साल पहले का है, जिसने चरक अग्निवेश तंत्र का प्रति संस्कार किया। उसको प्रथम प्रति संस्कर्ता चरक को कहते हैं। फिर 5वीं का मतलब सर, मतलब जो अग्निवेश तंत्र बना था उस संहिता में और चीजें बढ़ाई। अच्छा। आयुर्वेद का तो उत्तरोत्तर विकास हुआ ना, भी जो चीजें थी, जो औषधि थी, जो रोग थे, समयानुरूप बढ़ते चले गए, उसमें जोड़ते चले गए, उस सिद्धांतों में उनको आत्मसात करते चले गए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कोई चीज लिख दी और वो आज तक बनी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो तत्कालिक सामयिक स्थिति में जो उसमें परिवर्तन कर सकते हो, मूलभूत सिद्धांतों को बचाते हुए आप उसमें औषधियाँ जोड़ सकते हैं, नई टेक्निक रोगों के डायग्नोस की जोड़ सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं। तो अग्निवेश तंत्र एक छोटी संहिता थी, उसका विस्तार किया चरक ने, तो चरक संहिता बनाई, उसका प्रतिसंस्कार कहलाता है। फिर इसका तो प्रतिसंस्कार कब हुआ? 200 साल पहले चरक संहिता का। और फिर 5वीं सदी में दृढ़ बल ने उसका सेकंड प्रतिसंस्कार किया। तो अभी जो चरक संहिता है वो 5वीं सदी की है। अच्छा। 5वीं सदी में जो चरक संहिता, तो अब आप देखो कितनी पुरानी है।
अथर्ववेद से लेके 5वीं सदी तक प्रतिसंस्कार उसमें होता रहा। इसी तरीके से सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता भी उतनी पुरानी है, जैसे काय चिकित्सा चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है और सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान ग्रंथ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सर्जरी उतनी ही उन्नत अवस्था में थी जितनी अभी सर्जरी आई नहीं है मॉडर्न साइंस में, इससे ज़्यादा उन्नत अवस्था में तब थी। अच्छा, उसका उदाहरण क्या है कि अश्वनी कुमारों ने, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि यज्ञ का सिर कटा तो अश्वनी कुमारों ने कटे हुए सिर को पुनः जोड़ दिया। ये टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आई। खेल राजा की पत्नी विस्फला की युद्ध में टांग कट गई तो अश्वनी कुमारों ने उन्हें लोहे की टांग लगाई। अच्छा, पूसन के दांत टूटे तो अश्वनी कुमारों ने उनको नए दांत लगा दिए। तो ये जो चीज है कितनी प्राचीनतम है। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं सर्जरी, फिर सुश्रुत तो धन्वंतरी सर्जरी के उपदेष्टा माने जाते हैं और वरद सुश्रुत ने पहला तंत्र लिखा, सुश्रुत तंत्र। इसके बाद दूसरे सुश्रुत ने दूसरी सदी में सुश्रुत का प्रतिसंस्कार किया। तो जो सुश्रुत संहिता है ये वास्तव में ईसा से 200 साल पहले है ये भी। अच्छा, और आप आश्चर्य करोगे किस तरीके के कट लगाए जाते हैं कि छेदन जिसको हम एक्सीजन कहते हैं, भेदन जिसको हम इंसिजन कहते हैं, छेदन, भेदन, लेखन, स्क्रैपिंग कहते हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण, विश्रामण और सीवन, मतलब टाके लगाना। ये 8 विधि ईसा से 5000 साल पहले की है सर्जरी करने की, जो आज हम जिस तरीके से सर्जरी करते हैं। तो आप देखो ये आश्चर्यजनक नहीं है। बिल्कुल। आचार्य सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी करता था, कर्णपाली की प्लास्टिक सर्जरी, ओष्ठ की प्लास्टिक सर्जरी, नाक की प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन काल के प्रभाव से, लगातार गुलामी से हमारा जो अपना विज्ञान है वो धीरे धीरे हतोत्साहित होता गया और हम आज इस अवस्था में आ गए कि जो हमारी सर्जरी थी, जिसका फादर सुश्रुत था, उसको अभी भी फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी नहीं कहा जाता। क्योंकि हमारे ज्ञान को दूसरे लोग समझते ही नहीं दुनिया के। तो हमारा धर्म है कि हम अपनी इस चीज़ को बताएं कि हमारे उस काल में भी सर्जरी इतनी उन्नत थी। तो वो सुश्रुत संहिता आचार्य सुश्रुत ने बनाई। फिर दूसरी सदी में उसका भी प्रतिसंस्कार हुआ। फिर 5वीं सदी में उसका चंद्रट ने उस पर पाठ शुद्धि की। नागार्जुन ने 5वीं सदी में उसका प्रतिसंस्कार किया। इस तरीके से अष्टांग, तीसरा हमारा अष्टांग संग्रह है। अच्छा। तो जो चरक संहिता है उसके 120 अध्याय हैं। ओके। और उसके 8 स्थान है। भेषज स्थान, भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, ऐसे वो क्या नाम, सूत्र स्थान, विमान स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, इस तरीके से 8 स्थान हैं। और उसके 120 अध्याय हैं और 9300 उसके श्लोक हैं। ऐसी सुश्रुत संहिता है जिसके 6 स्थान हैं और जिसके 166 अध्याय हैं और 8300 श्लोक हैं। इसी तरीके से फिर अष्टांग हृदय, वो भी इतनी बड़ी है, उसके भी 9000 से ज़्यादा श्लोक हैं। और माधव निदान जिसमें सारा रोगों के विषय में बताया गया है। सारंगधर चिकित्सा में चिकित्सा के बारे में अच्छे योग, जो प्रचलित योग थे उस काल में, वो बताए गए हैं। और भाव प्रकाश में पूरी औषधियों की चर्चा है। ओके। तो इस तरीके से ये जो वैद अपना आयुर्वेद का जो वाङ्मय है इन संहिताओं में निहित है। और बार बार और भी दूसरे ग्रंथ लिखे गए, मैंने तो मूल ग्रंथ की चर्चा की है। तो एक समृद्ध परंपरा है। अब हम आपके उस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो आधुनिक चिकित्सा है ये भी स्वास्थ्य का चिंतन करती है और आयुर्वेद 5000 सालों से चिंतन कर रहा है। तो इनका अप्रोच में दोनों का लक्ष्य एक है। तो दोनों में क्या अंतर है? आपका ये जवाब क्वेश्चन था ना, दोनों में अंतर क्या है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? हाँ, पूर्ण कैसे करेंगे, बिल्कुल। तो दोनों का लक्ष्य तो एक है, स्वास्थ्य देना, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। पर दोनों की सोच, दोनों के तरीके और दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग है।
आयुर्वेद जो है उसकी एक होलिस्टिक अप्रोच है कि वो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार मानता है, जो टिका हुआ है त्रिदोष पर। त्रिदोष होते हैं वात पित्त कफ, जिन पे पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है, और शरीर का संतुलन भी टिका हुआ है, शरीर का स्वास्थ्य भी टिका हुआ है। आयुर्वेद में जब हम कहते हैं कि हम किसी रोग का इलाज करते हैं, तो आयुर्वेद केवल लक्षणों का इलाज नहीं करता उस रोग के। आयुर्वेद रोग के मूल कारण को समझकर उसको दूर करने का प्रयास करता है, जबकि दूसरी पद्धति में पर्टिकुलर उसके लक्षण देखे, कौन सी बीमारी है, भाई बुखार है, बुखार के लक्षण है, बुखार का इलाज करो, नहीं। आयुर्वेद शरीर के साथ मन और आत्मा का भी इलाज करता है। तो ये इसकी होलिस्टिक अप्रोच है जो निराली है। दूसरा है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। आयुर्वेद हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग मानता है। आयुर्वेद में वैसे तो 7 प्रकार की प्रकृति मानी है कि शुक्र, आर्तव, स्थिर, जन्मादव, विषेणेव, विष्कर्मे, तैश्च तिसरे प्रकृतयो, हीन, मध्या, उत्तमा, पृथक, समधातु, समस्तासु, श्रेष्ठा, निंद्या, दिव, दोषज। उन्होंने 7 प्रकार की प्रकृति बताई, और वो कब से शरीर में स्थापित हो जाती है? जन्म के समय से ही। जब शुक्र और आर्तव का संयोग होता है उसी समय व्यक्ति की प्रकृति बन जाती है। एक वात प्रकृति का, पित्त प्रकृति का, कफ प्रकृति का, वात पित्त प्रकृति का, वात कफ प्रकृति का, कफ पित्त प्रकृति का, और तीनों सम प्रकृति के लोग। तो इसमें जो वात प्रकृति का वो हीन है, कफ पित्त प्रकृति का थोड़ा मध्य कैटेगरी का होता है, और जो कफ प्रकृति का है वो उत्तम कैटेगरी मानी जाती है। पर इनमें भी यदि तीनों प्रकृतियां सम है तो श्रेष्ठ कहलाती है। तो ये जो प्रकृति है इसके आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा करता है कि कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है उसका चिकित्सा सूत्र अलग है, कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो उसका चिकित्सा सूत्र अलग है, और कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसका चिकित्सा सूत्र अलग। आजकल मॉडर्न साइंस में भी पर्सनलाइज मेडिसिन का चलन हो रहा है, जो आयुर्वेद में पहले से ही था। अब दूसरा है कि रोग जो है कि साइड इफेक्ट कम हो, ये आयुर्वेद की बहुत बड़ी विशेषता है। तो आयुर्वेद कहता है कि प्रयोगे संयेत व्याधि एकम यो अन्यम उदीरियेत नासो विशुद्ध है, शुद्धस्तु संयेत यो न कोपियत। अब आप देखो कितनी सुंदर बात कही है कि ऐसी चिकित्सा व्यवस्था जो एक रोग का शमन करती है पर दूसरे रोग को भी उत्पन्न करती है, वो श्रेष्ठ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है सर। श्रेष्ठ वो है जो रोग का शमन करे पर उसका कोई उपद्रव शरीर में नहीं हो। तो इसलिए आयुर्वेद की जो चिकित्सा व्यवस्था है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोग के कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए व्यवहार में कहते हैं भाई इसके साइड इफेक्ट कम है। दूसरी बात है अपुनर्भव चिकित्सा। आपको अभी जुकाम हुआ, 2 महीने बाद फिर जुकाम, 4 महीने बाद फिर जुकाम, साल भर बाद फिर बुखार। तो ये जो रोगों की पुनरावृत्ति है जो आजकल की चिकित्सा व्यवस्था में देखने को मिलती है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर, ये रोगों की पुनरावृत्ति इसमें होती रहती है। तो आप देखो इस पे भी चिंतन। तो उन्होंने कहा कि दोषा कदाचित कुप्यंती, जिता लंघन पाच नहीं, जिता संशोध नहीं रही तुम न तेसाम पुनरुद्भव। अगर आपने अपने रोगों की चिकित्सा संशोधन पूर्वक की है तो वो कभी नहीं आएंगे, और यदि दीपन पाचन करके केवल समन चिकित्सा की है, जो सभी चिकित्सा पद्धतियां समन ही करते हैं, ये संशोधन का कॉन्सेप्ट तो केवल आयुर्वेद का है। तो समन चिकित्सा अनुकूल अवसर आने पे वापस होने का डर बना रहता है। आपका इम्यून सिस्टम कम है, आप बरसात में भीगे आपको जुकाम हो जाएगा, आपने कोई ठंडी चीज़ खाई आपको खांसी हो जाएगी, आपने कोई गोली ली ठीक है उस समय तो ठीक होगी, लेकिन फिर भीगे फिर जुकाम, फिर आपने ठंडी चीज़ खाई फिर खांसी। तो क्या ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति है कि वापस खांसी और जुकाम नहीं हो? वो आयुर्वेद है। कि आयुर्वेद क्या कहता है कि रोगों को, कारणों को पंचकर्म के माध्यम से शरीर से बाहर ही निकाल दो। इसको हम कहते हैं अपुनर्भव चिकित्सा। अच्छा, वापस नहीं हो। तो
अब आप तो कितना श्रेष्ठ चिंतन है। अब मैं और इससे भी अच्छी बात कहता हूँ आपको। आयुर्वेद कहता है कि चिकित्सक कैसा हो। भाई चिकित्सक भी तो हो, जो चिकित्सा करता है उसके भी गुण धर्म तय किए। तो आयुर्वेद ने कहा सीलवान मतिमान युक्तो दिव जाति शास्त्र पारग। चिकित्सक कैसा हो, चरित्रवान हो, दूसरा बुद्धिमान हो, तीसरा अपने शास्त्र का ज्ञाता हो और प्राणों को बचाने वाला हो। तो उसको आयुर्वेद में कहते हैं प्राणाभिसर्वैत। फिर उसके लिए उन्होंने कहा भी तुम्हें क्या करना है कि भिषग विभुर्सु मति मानते स्वगुण शब्दी परम प्रयत्नम अतिष्ठेत प्राणदा स्यात् तथा नरणाम। कि चिकित्सक कैसा हो, उसको लगातार मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? प्राण बचाने की मेहनत करनी है रोगी के, और कंटिन्यू इस तरफ अभ्यास करता रहे, अभ्यास करता रहे, अभ्यास करता रहे, और तब वो जाके प्राणों को बचाने वाला चिकित्सक कहलाता है। तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते स चैव भिषजाम श्रेष्ठो रोगिभ्यो परमोचित। औषधि वही अच्छी है जो रोग को ठीक करे, और चिकित्सक वही अच्छा है जो रोग को मुक्त करे रोगी से। तो औषधि भी वही श्रेष्ठ है और चिकित्सक भी वही श्रेष्ठ है। तो अब आप देखो चिकित्सक के बारे में कितनी चिंतन, कितना मनन आयुर्वेद ने किया है। बिल्कुल सर। फिर और ऊपर बोलता है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? बुद्धि की। भाई मनुष्य और शरीर में, मनुष्य में और जानवरों में क्या अंतर है बताओ मुझे? बुद्धि का। अगर बुद्धि का तरतम भेद आप व्यवहार में देखते हो, क्या सभी बुद्धिमान है? नहीं, उनका तरतम भेद है। हर व्यक्ति की बुद्धि एक जैसी नहीं है। नहीं है सर। तो ये सारी तीक्ष्ण बुद्धि की बात कर रहा हूं मैं। जिन्होंने आयुर्वेद लिखा है उनकी बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि थी। तो आचार्य कहते हैं कि शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्ते पात्राणि अपेक्षित है अतः प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधियत। मतलब जो शस्त्र है और शास्त्र है, अगर आप जानना चाहते हो इनका गुण दोष क्या है, पात्र की अपेक्षा रखते हैं। तलवार किसी दुष्ट वृत्ति के आदमी के हाथ में आ जाए तो मारने का काम करता है। बिल्कुल। और कोई सद्गुणी के हाथ में आता है तो बचाने का काम करता है। सही है सर। इसी इसी तरीके से शास्त्रों का ज्ञान है कि योग्य व्यक्ति उस शास्त्रों का उपयोग सही तरीके से करता है। किससे करता है? बुद्धि से। तो उस बुद्धि को लगातार बढ़ाने का काम करता रहना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में चिकित्सकों के लिए निर्देश दिया है कि अतः प्रज्ञाम शास्त्रार्थम विशोधियेत, कि आपको चिकित्सा के लिए चिकित्सार्थम विशोधियेत, चिकित्सा के लिए अपनी बुद्धि को लगातार। तो चिकित्सक वो जो लगातार प्राणों को बचाने के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहे, वो अच्छा चिकित्सक कहलाता है। बिल्कुल है तो सर। ये आयुर्वेद में चिकित्सक के लिए बताया। फिर चिकित्सा कौन सी अच्छी? आजकल तो व्यापार बन गया, आयुर्वेद तो नहीं कहता। चिकित्सा का उद्देश्य आयुर्वेद ने नहीं कहा कि व्यापार है। चिकित्सा का उद्देश्य उसने कहा है न अर्थार्थम नापि कामार्थम। अर्थ के लिए चिकित्सा नहीं, किसी इच्छा पूर्ति के लिए चिकित्सा नहीं, अतभूत दया प्रति। इसका उद्देश्य एकमात्र प्राणी मात्र के प्रति दया है। और जो लोग चिकित्सा को व्यापार के रूप में करते हैं तो उसके लिए भी क्या कहा है? ते हित्वा कांचनम राशि। वो स्वर्ण राशि को छोड़कर रेत की राशि की तरफ दौड़ते हैं। ते हित्वा कांचनम राशि 500 राशि में उपासत है। इधर सोना पड़ा है और इधर मिट्टी का ढेर पड़ा है। तो आप सोने को छोड़ के मिट्टी के ढेर की तरफ जा रहे हैं। यदि आपके अंदर ये भाव है कि मैं इससे धन कमाऊं, बताओ कौन सी चिकित्सा व्यवस्था में इस तरह से लिखा हुआ है? सही बात है सर। तो आपको नहीं लगता कि वास्तव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेद की विशिष्टता है, जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि आयुर्वेद बिल्कुल, का बिल्कुल क्या सर। अच्छा पक्ष है? तो बिल्कुल ये सही बात। हुए आयुर्वेद के जो मैं अच्छे पक्ष आपको बता रहा था। अब बात आती है एलोपैथी। सटीक डायग्नोस आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था का सबसे प्रबल हथियार है। अब हम देखते हैं कि एलोपैथी में क्या है। आयुर्वेद की तो मैंने आपको जो जो मूलभूत सिद्धांत थे उनके बारे में चर्चा की। एलोपैथी में जो सटीक निदान है वो इसकी देन है।
सटीक डायग्नोस, रोगों का इतनी जल्दी निदान होना, और एक्सरे आया, एमआरआई आई, सीटी स्कैन आया, और दूसरी बहुत उन्नत तकनीकें आई जिससे रोग बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है, और उसका त्वरित इलाज एलोपैथी के कारण ही संभव हुआ है। तो एक तरीके से हम देखें कि ये इमरजेंसी जो एलोपैथी में सर्वश्रेष्ठ है, आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा सेवा, तुरंत रोगी को चिकित्सा सुलभ होना, ये एलोपैथी के कारण संभव हुआ है। तो आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी, सर्जरी, बहुत एडवांस टेक्निक एलोपैथी में डेवलप हुई हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहाँ रोगी के जीवन को बचाने की बात है उसमें एलोपैथी सर्वश्रेष्ठ है, और रिकवरी के लिए आयुर्वेद मदद कर सकता है, क्रोनिक डिजीज़ में आयुर्वेद मदद कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ एलोपैथी या मॉडर्न सर्जरी जीवन को बचाती है, वहीं आयुर्वेद जीवन जीने की कला सिखाता है। हमें यह नहीं देखना कि कौन सी पद्धति बेहतर है, रोग की कौन सी अवस्था में कौन सी पद्धति उपयोगी है, इस पर चिंतन करना है। तो हमें यह देखना है कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ स्वास्थ्य के लिए काम करती हैं, उनकी ताकत को जोड़ने की आवश्यकता है और समग्र स्वास्थ्य देने में इनके उपयोग की आवश्यकता है। तो हमें एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी न होकर हमें एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए, तभी व्यक्ति को समग्र स्वास्थ्य मिल पाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। इसी से हमारा जो अगला सवाल है वो आता है कि जैसा आपने बताया कि एलोपैथी में अभी जो है त्वरित जो डायग्नोस है वो सबसे उन्नत है और सर्जरी जो है वो उन्नत है। तो सर, आयुर्वेद इस 5000 साल पुरानी पद्धति में उस समय के ऋषियों ने बिना आधुनिक तकनीक के शरीर की जटिल प्रणाली को कैसे समझा होगा? क्योंकि आज तो इतना जो टेक्निकल जो एडवांसमेंट आ रखा है उससे समझ पा रहे हैं, लेकिन इतने सालों पहले वो लोग कैसे समझ पा रहे थे इसको? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। हम्म। आयुर्वेद ये मानता है कि किसी भी ज्ञान को आपको प्रमाणों के द्वारा परखा जाता है। सही बात है सर। तो आयुर्वेद में प्रमाण मीमांसा है। पहला प्रमाण होता है शब्द प्रमाण, ओके। कि किसी ज्ञान को जहाँ से ग्रहण करते हैं उसको हम शास्त्र कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में जो लिखा गया है वो किन लोगों ने लिखा है, उसको हम आप पुरुष कहते हैं। कि आप पुरुष वो जो ज्ञान को सही रूप में जानते हों और वो उसका विवरण 100% वैसा ही करते हैं जिस तरीके का ज्ञान होता है, उसको हम आप पुरुष कहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप पुरुषों द्वारा लिखा हुआ चिकित्सा व्यवस्था है जिनका एकमात्र उद्देश्य है सत्य को उद्घाटित करना, तो वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आपता शिष्टा विबुद्ध्यास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम, उनके वाक्य संशय रहित हैं। तो समय समय पर उनकी जांच होती है, परंतु उनका जो लिखा हुआ है, तो आप देखो कि जब अथर्ववेद में जो आयुर्वेद की चिकित्सा व्यवस्था थी, कुछ रोगों का वर्णन था, कुछ चिकित्सा औषधियों का वर्णन था, लेकिन अथर्ववेद के बाद संहिता काल में स्थिति बदल गई। उसमें चिकित्सा व्यवस्था और उन्नत हुई, उसमें रोग भी जुड़े, औषध भी जुड़ी और रोग को डायग्नोस करने का तरीका भी बदला। और संहिताओं के बाद जब संग्रह काल आया तो उसमें और युगांतकारी चेंज हुए। जहाँ पहले आयुर्वेद की जो चिकित्सा केवल औषधि के वनौषधियों के आधार पर होती थी, उस जंगम द्रव्यों के आधार पर होती थी, उसमें प्राकृतिक खनिज तत्वों को जोड़ा गया, जो एक तरीके की क्रांति थी। और आपने देखा होगा पारद का प्रयोग, गंधक का प्रयोग, लोहे का प्रयोग, तांबे का प्रयोग, धातुओं को जोड़ा गया, इनकी भस्में बनाई गई।
और रस शास्त्र का उस समय बहुत बोलबाला था। मतलब दो तरीके की सिद्धियां होती है, एक देह सिद्धि और एक लोह सिद्धि। देह सिद्धि में शरीर को उत्कृष्ट अवस्था में लाना, प्रशस्त धातुओं का निर्माण करना, और लोह सिद्धि कहते हैं जो लो क्वालिटी की धातु होती है उसको स्वर्ण में परिवर्तन करना। अच्छा। सिद्धे रसे करिष्यामि, नागार्जुन की उद्घोषणा थी कि मैं इस भारत भूमि से दरिद्रता को हटा दूंगा, क्योंकि जब लो सोने में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना रिच हम हो जाएंगे। सही बात है। तो जिस तरीके से निम्न धातु उच्च धातु में परिवर्तित होती है उसको लोह धातु कहते हैं। इसी तरीके से धातुओं की, शरीर की धातुओं में श्रेष्ठता लाने का काम रसोसधियों ने किया। जहाँ पहले 200 की अंशांश कल्पना बहुत दुरूह कार्य था, तो इन्होंने कहा कि भाई न देशस्य न कालस्य कार्यरत चिकित्सके न दोषाणाम न रोगाणाम न च पुषाम परीक्षणम न देशस्य न कालस्य कार्यरत चिकित्सते। मतलब जिस तरीके से आयुर्वेद में, एलोपैथी में एंटीबायोटिक दी जाती है कि एक एंटीबायोटिक इन रोगियों को आप आराम से दे सकते हैं, उसी तरीके से रसोसधियों का काम आया। ये पहले आयुर्वेद में नहीं था। आयुर्वेद में चूर्ण थे, वटी थी, घृत थे, तेल थे, आसव थे, अरिष्ट थे, उनकी मात्रा भी अधिक थी। फिर इलाय। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रसोसधियों का समावेश आयुर्वेद में हुआ। तो ये अपने संग्रह काल का है। फिर संग्रह काल के बाद फिर आगे दूसरा परिवर्तन आया जब यूनानी चिकित्सा आई। तो यूनानी चिकित्सा से भी हमने पारिशक, यवानी और चोपचीनी के बहुत सारे योग आयुर्वेद में ऐड किए। उसके बाद यूरोपियन लोग आए और उनके संसर्ग से जो व्याधि हुई जिसको हम फिरंग बोलते हैं, तो उस फिरंग के भी हमने निदान, रूप, उपसे, संप्राप्ति अपने आयुर्वेद में जोड़ा। तो इस तरीके से आयुर्वेद लगातार योगानुरूप उन्नति करता रहा। तो इस चीज को जो समझा उन्होंने उस काल में, रोग की परीक्षा, रोगी की परीक्षा, औषधि की परीक्षा, योगों का निर्माण, और संगोष्ठियां होती थी जिनको हम संभाषा कहते हैं। संध्याय संभाषा होती थी, शंका उपस्थित करते थे, फिर उसका समाधान देते थे। ऐसे शास्त्र में तंत्र युक्तियों का उल्लेख है जो सत्य पर जाने के लिए बहुत रास्ता बनाती है, वो तंत्र युक्तियाँ हैं। तो 36 तंत्र युक्ति आयुर्वेद में है। तो ये सब चीज़ों से मिलके उनको प्राचीन काल में ही उनका जो तीक्ष्ण बुद्धि थी उससे वो अनुमान से बहुत सारी चीज़ों को जान जाते थे। अच्छा। मतलब प्रैक्टिकल तो होता ही था, लेकिन प्रैक्टिकल की शुरुआत के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। आप ये जाने कि नीम में क्या क्या है, तो उसका प्रयोग जब तक शरीर पर नहीं हो तब तक पता नहीं लगेगा। सही बात है। लेकिन उनकी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी, ऐसा कहते थे कि औषधियाँ जब ऋषि उनके सामने जाते थे तो औषधियाँ अपने गुण अपने आप प्रकट करती थी। अब हमारे लिए अब रिसर्च का विषय कि क्या नीम में जो औषधीय गुण बताए गए हैं क्या वास्तव में वो शरीर पे उतने हैं, ये अब साइंस रिसर्च कर रही है। और उन्होंने बिना किसी रिसर्च के ये कैसे बताया कि नीम स्किन डिजीज में काम करता है, 10 मूल श्वास संबंधी उसमें रोगों में काम करता है। तो ये उनका तीक्ष्ण बुद्धि, दूसरा उनके प्रयोग, उनका लगातार रिसर्च अनुसंधान होता रहा। तो प्राचीन काल में जो ज्ञान था धीरे धीरे समय अनुसार कर्मोन्नत हुआ और स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा रास्ते खुलते चले गए। बिल्कुल सर, ये बहुत ही बढ़िया बताया सर आपने। सर मेरा एक सवाल, मतलब इन सवालों से हटके है कि जब आयुर्वेद इतना उन्नत था और लोग, ऋषि जो है वो बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के उन शरीर की प्रणालियों को समझ भी लेते थे, सर्जरी का भी इसमें उल्लेख किया गया है, तो अब इस पर इतना काम क्यों नहीं हो रहा है, या फिर अब लोग इस बारे में क्यों नहीं जानते इतना? नहीं, देखो हम 1947 में आज़ाद हुए और आज़ाद हुए अभी 76 साल हुए हैं और ये भारत की अपनी चिकित्सा पद्धति है। और अब तक क्योंकि आपने देखा होगा कि संज्ञाहरण औषधि के अभाव में सर्जरी आयुर्वेद से चली गई, लेकिन आयुर्वेद नहीं गया।
आप केरल में जाके देखो, हम्म, वहाँ अभी भी भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद जुड़ा बसा है, और हर व्यक्ति, लिटरेसी केरल की सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल। तो वो पहले ऐसी चिकित्सा व्यवस्था से अपने रोग को दूर करते हैं जो शरीर हम्म, में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, हम्म, तो वो पहले आयुर्वेद की चिकित्सा लेते हैं। हम्म, तो वहाँ आयुर्वेद 8 अंगों में पूर्ण रूप से विकसित है। अच्छा। जहाँ तक बात सर्जरी की है, हम्म, सर्जरी में संज्ञाहरण औषधि के अभाव में आयुर्वेद में सर्जरी आगे नहीं बढ़ पाई, अच्छा। पर आजकल जो संज्ञाहरण औषधि है उनके प्रयोग से एलोपैथी में सर्जरी चरमोत्कर्ष पर है, हम्म, तो उसको आयुर्वेद से जोड़ा जा सकता है। ओके। तो जहाँ तक दूसरी व्याधियाँ हैं हम्म, जो केवल औषधि से ठीक होती है, हम्म, और जैसा मैंने कहा है कि क्योंकि साइड इफ़ेक्ट कम है हम्म, और बार बार रोग नहीं होता, ये अपनी आयुर्वेद की विशेषता है। हम्म, और तो ये जो आयुर्वेद की अच्छाई है, हम्म, ये एक ना एक दिन लोगों के बीच और गहराई से जाएगी, और चिकित्सा का जो सही स्वरूप है लोगों के सामने आएगा। तो बिल्कुल। ये कारण गुलामी का है, हम्म, ये कारण ज्ञान के अभाव का है, ये कारण अच्छी चिकित्सा लोगों के सामने नहीं आ पाई, उसका कारण है। और जब इसे की अच्छाई को समझेंगे तो निश्चित हम्म, रूप से स्वास्थ्य में अपनी भूमिका निभाएगी, हमें पूरा विश्वास मैं है। ऐसा मानता हूँ सर, ये वीडियो जिस दिन बाहर आएगा तो उसके बाद काफ़ी लोगों में इसकी क्यूरियोसिटी तो बनना शुरू हो जाएगी कि हमें इसके बारे में और जानना चाहिए। हम हमारे अगले सवाल पर आते हैं सर। सर, आयुर्वेद अक्सर एक सेफ और साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है और ये शरीर के साथ कैसे काम करता है? देखो, आयुर्वेद की एक अपना एक सिद्धांत है, हम्म, और आयुर्वेद तो क्या, पूरे भारतीय दर्शन का सिद्धांत है कि सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम। इस सृष्टि में जो भी कुछ है वो पांच भौतिक है। कहाँ से आया? सबसे पहले आकाश बना, आकाश से वायु आई, वायु से अग्नि आया, अग्नि से जल आया और जल से पृथ्वी आई। तो ये पंच महाभूत पहले तत्व हैं जो संसार में सबसे पहले आए, बिल्कुल। और इनसे सब दूसरी चीजें बनी। तो इस संसार की हर चीज में पंच महाभूत है। मतलब संसार की चाहे शरीर हो, वनस्पति हो, निश्चेतन पार्थिव द्रव्य हो, वो सब कैसे हुए? पांच भौतिक हुए। ठीक है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है, पिंड का मतलब शरीर में है, वो सब कुछ ब्रह्मांड में है। तो जब शरीर किसका बना? पांच भौतिक है। वनस्पति कैसी है? पांच भौतिक है। जानतव द्रव्य कैसे हैं जिनसे हम चिकित्सा करते हैं? पांच भौतिक है। पार्थिव द्रव्य कैसे हैं जिनसे हम चिकित्सा करते हैं? पांच भौतिक है। तो दोनों का संगठन, कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा है। जो चिकित्सा के रूप में हम जिस द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं वो भी पांच भौतिक है, शरीर की तरह ही बना है। तो जब औषध के रूप में हम उस द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो शरीर उसके प्रति रिएक्शन नहीं दिखाता। जो रस प्रधान द्रव्य है उन्हें हम आहार के रूप में काम में ले रहे हैं। आपने लौकी ली, तोरई लिया, टिंडा लिया, वो कहाँ रिएक्शन दिखा रहे हैं? सही बात है। तो पुनर्नवा गिलोय भी तो ऐसी है। आपने आंवला लिया, औषधि के रूप में प्रयोग है। आपने हरित के लिए, औषधि के रूप में प्रयोग है। जो रस प्रधान द्रव्य हैं उनको हम आहार के रूप में काम में लेते हैं, और जो वीर्य प्रधान द्रव्य है उसको हम औषधि के रूप में काम में लेते हैं। तो जब हमारी संरचना एक है तो आयुर्वेद में प्राय अधिक साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। और ऐसे साइड इफेक्ट तो देखो, आप दूध भी ज़्यादा लेंगे उसका भी होगा, अति हर चीज़ की खराब है, लेकिन उस तरीके का साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता जो मारक हो, जो जीवन के लिए घातक हो। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जब आयुर्वेद में प्रकृति के अनुसार चिकित्सा होती है, तो जिसकी जैसी प्रकृति उसके अनुसार चिकित्सा। तो जब प्रकृति के अनुसार चिकित्सा करते हैं तो उसमें भी उपद्रव कम होते हैं। और तीसरा ये कि जो हमारे योग बनाए जाते हैं उसमें विभिन्न औषधियों को मिलाया जाता है। तो औषधि में जो औषधि द्रव्य मिलाए जाते हैं वो इस आधार पे मिलाते हैं कि एक औषधि का प्रभाव दूसरी औषधि से पूरा हो जाए, मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। तो एक तरीके से दोनों औषधि के प्रभाव को संतुलित होकर योग बनता है। तो इस तरीके से हम आयुर्वेद में उस तरीके का घातक प्रभाव शरीर पर नहीं देखते।
दूसरी चिकित्सा पद्धति जैसे एलोपैथी है तो उसमें केमिकल कंपाउंड है, ओके। उनका स्ट्रक्चर और बॉडी के स्ट्रक्चर से अलग है, इसलिए वो तुरंत रिएक्शन दिखाता है। जैसे ही दूसरी प्रोटीन गई तो उसमें रिएक्शन है। तो इसलिए आयुर्वेद में साइड इफेक्ट उस तरीके के नहीं है। सर, आजकल लोगों के मन में एक चिंता भी रहती है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा लेने से कहीं लिवर या पेनक्रियास पर कोई असर तो नहीं पड़ता। ऐसे कंसर्न्स को आप कैसे देखते हैं? देखो, इस बात में सच्चाई बहुत ही कम है, ओके। भ्रम ज़्यादा है। ये कहना कि आयुर्वेदिक औषधियाँ लीवर के लिए ठीक नहीं है या लीवर में जो बीमारी पैदा होती है उनमें आयुर्वेदिक औषधियों का कारण है, नहीं। लीवर खराब होता है ड्रिंक करने से, लीवर खराब होता है मिथ्या आहार विहार से, लीवर खराब होता है वायरस से। तो वो कारण हैं जिनसे लीवर सिरोसिस डेवलप होता है और आगे लीवर की बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन कई बार कुछ स्टडी इस तरीके की आई हैं कि उसने कोई आयुर्वेदिक औषधि खाई, लंबे समय तक खाई, तो उसका लीवर डिस्टर्ब हुआ है। तो वो व्यक्ति विशेष है, ओके। उसने किसी डॉक्टर के सुपरविजन में सही तरीके से औषधि नहीं ली, उसने अपनी इच्छा से औषधि ली। कौन सी औषधि ली, कहाँ उसने बनाई, अपने आप बनाई या आयुर्वेदिक सिद्धांतों पे बनी, तो उसकी तो हमें जानकारी नहीं है। सही बात है। पर हमारे शास्त्र में जो योग दिए हुए हैं उनके कारण मैंने तो आज तक किसी को लीवर की बीमारी होते नहीं देखा। मुझे भी 40 साल की चिकित्सा हो गई। पुनर्नवा वही काम करती है, भृंगराज वही काम करता है, कुटकी वही काम करती है, तो ये सब आमल की वही काम करती है, हल्दी। मॉडर्न लोग भी कहते हैं कि एलोपैथी में तो वास्तव में देखें तो लीवर का उस तरीके का इलाज नहीं है। जब एक बार लीवर डिस्टर्ब होता है तो उसको रिवर्स बहुत मुश्किल से करते हैं। लेकिन ये आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनसे हम लीवर को रिवर्स एक अवस्था तक कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है थोड़ा सा ऐसा कोई देखने में नहीं आया। मतलब उचित मार्गदर्शन अगर हो तो इस हाँ, टाइप का किसी मतलब औषधि कंटेमिनेटेड हो, पहली बात तो औषधि में कोई, दूसरा उसका प्रॉपर सही तरीके से निर्माण नहीं किया गया हो। क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई मेटल्स काम में लेते हैं तो उसका प्रॉपर शोधन के रूप में उपयोग, शोधन करने के बाद ही उसका उपयोग होता है। तो औषधि सही तरीके, कोई औषधि ऐसी कोई सही तरीके से बनी हुई नहीं हो, चिकित्सक के मार्ग निर्देशन में उसको नहीं लिया, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन कभी कोई आया हो तो पर वो हमारे ध्यान में नहीं। ओके। सर, आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, जैसे अभी भी हमने चर्चा की थी, इसके बारे में काफ़ी बातचीत होती रहती है। क्या आप इसको सरल भाषा में समझा सकते हैं और किसी बीमारी का एग्जाम्पल लेके बताइएगा? जैसे एक तरीके की 3 नियामक तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य का भी निर्धारण करते हैं और जो रोगों का कारण भी होते हैं। तो तीनों के अपना वात, पित्त, कफ, तीनों के अपने गुण हैं, तीनों के अपने स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों जब घटते हैं, बढ़ते हैं तो इनके अपने लक्षण हैं। और जितनी भी रोग शरीर में हैं, अभी ज्ञात रोग हैं या जो ज्ञात रोग नहीं भी हैं, वो इन तीनों दोषों से परे नहीं जा सकते, ऐसा आयुर्वेद मानता है। ठीक है। तो वात के अपने अलग लक्षण हैं, पित्त के अपने अलग लक्षण हैं और कफ के अपने अलग लक्षण हैं। जैसे वात यदि प्रधान रोग है तो अपने पेट में ज़्यादातर अग्नि विषम रहती है वात के कारण। विषम का मतलब है कभी भूख लगेगी, कभी भूख नहीं लगती। यदि पित्त दोष है और पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो हमारे शरीर में दाह की अनुभूति होती है, जलन की अनुभूति होती है। मतलब एक बार बताइए थोड़ा। मतलब दोष 3 होते हैं, एक दोष वात है, एक दोष पित्त है, एक दोष कफ है। मतलब हमने सारे लक्षणों को जो शरीर में उत्पन्न होते हैं उनको हमने 3 विभागों में बांटा। कुछ वात के लक्षण हैं, वात यानी पेट से जुड़े हुए? नहीं, पूरे शरीर से जुड़े हुए। जैसे वात के हमने कहा तत्र रुक्षो लघु शीते खरे सूक्ष्मस चलो अनिल है। ये जो गुण है वात के, ये जिन द्रव्यों में पाए जाते हैं तो वो वात। इसी तरीके से शरीर के जिन रोग विशेष में इन गुणों में ऊपर नीचे होता है तो वात। यदि इनकी वृद्धि हुई शरीर में तो हम कहते हैं वात बढ़ा हुआ है। तो फिर हम उनको लक्षण के आधार पर उसको हम सामंजस्य स्थापित करते हैं कि इस रोग विशेष में वात की अधिकता है, इस रोग विशेष में पित्त की अधिकता है। पित्त दोष है
तो पित्त दोष क्या है, जिससे आपने देखा एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, शरीर में दाह की अनुभूति है, बुखार आता है, तो बुखार में तापक्रम बढ़ता है, तो आयुर्वेद उसको पित्त बोलता है ओके। कि ये पित्त दोष के बढ़ने से ये व्याधि शरीर में आई है। अच्छा। इसी तरीके से कफ है, खांसी होती है, अरुचि होती है, इसमें मंदाग्नि रहती है, तो खांसी होना, जुखाम होना, ये कफ दोष का कारण है। और त्वचा संबंधी बीमारियां और एसिडिटी, जलन, ये पित्त दोष के कारण होने वाली बीमारियां हैं। और कॉन्स्टिपेशन, विषमाग्नि, या जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, शरीर में कहीं भी वेदना है, शरीर में कहीं भी शून्यता है, तो उसको हम वात के आधार पे मानते हैं। तो सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वात में समाविष्ट है, मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए ऑर्डर पित्त में समाविष्ट है, और बोन्स, मांस, इससे जुड़े हुए जो ऑर्डर हैं वो प्राय कफ से जुड़े हुए व्याधियों में लिए जाते हैं, खांसी, जुखाम है। तो हर रोग में अलग अलग दोषों का कोपक प्रभाव और सामक प्रभाव देखा जाता है। ओके सर, आज की फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल में, जैसे हम लोगों की है, आपकी भी है, आप भी यंग हैं, आयुर्वेद को आपने अपने जीवन में अपनाकर खुद को इतना हष्ट पुष्ट रख रखा है। इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल में आयुर्वेद को अपनाना कितना प्रैक्टिकल है? इस जैसे मिलेनियल और जेनजी जनरेशन अभी आ रखी है, इनके लिए एक सवाल है, और एक आम व्यक्ति इसको कैसे फॉलो कर सकता है? देखो, इसमें मेरा ऐसा कहना है कि नहीं, हर व्यक्ति फास्ट पेस्ट तो है, लेकिन उसको मूलभूत चीज़ों का तो ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा। जैसे जब वो आहार करता है, खाना खाता है, तो उससे पूरा शरीर चलता है, तो उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो खा रहा हूँ वो क्या मेरी प्रकृति के लिए अनुकूल है। अगर अनुकूल है तो उसका खाए। तो आहार की विवेचना, आहार का ज्ञान निश्चित रूप से हर व्यक्ति को होना जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। दूसरा, रात का सोना, आप कितना भी काम करें तो कोशिश करें कि कम से कम 6 घंटे की तो नींद हो। 6 से 8 घंटा सोएं तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम 6 घंटा तो सोएं। तो यदि आपने आहार का ध्यान रख लिया, अपना सोना सुरक्षित रख लिया, आपकी दिनचर्या इस तरीके की हो कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरा, हमारा व्यवहार, जिससे मानसिक रोग जो होते हैं वो हमारे व्यवहार से जुड़े हुए हैं, हमारे सद्वर्त से जुड़े हुए हैं। तो हम कोई भी काम करें तो आचरण पूर्वक करें, सद्वर्त का ध्यान में रख के कार्य करें, तो जितनी शरीर में होने वाली बीमारियां हैं हमारी नींद और आहार से बच सकती है, और मानसिक रोग हमारे आचरण से बच सकते हैं। तो हम कोई भी काम करें, कितना भी हम व्यस्त क्यों ना हो, पर मूलभूत चीज़ों से हमें जुड़ा रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ओके सर, बेसिक आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन, आयुर्वेद क्या करता है, कहाँ काम आता है, कहाँ से शुरू हुआ, आज कैसे काम कर रहा है, यहाँ तक है। अब मैं चाहूँगा कि आप हमें और इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि डॉक्टर अरुण त्यागी सर की शुरुआत, आपकी आयुर्वेद की यात्रा जो है, कहाँ से और कैसे शुरू हुई? देखो, जहाँ तक पहली बात है, तो पहले तो ऐसा कोई लक्ष्य लेकर नहीं चले कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस क्षेत्र को चुनना है। गांव में 12वीं तक स्कूल था तो वहाँ से 12th कर लिया। पास के शहर में बीएससी कर लिया मेरठ यूनिवर्सिटी से। माँ बाप की इच्छा ऐसी थी कि मैं खेती करूं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि जब तक मैं बीएससी कर चुका था, उन्होंने कहा अगर आप भी बाहर जाकर कहीं पढ़ना चाहते हो तो जा सकते हो। तो मैंने उदयपुर में जो गवर्नमेंट कॉलेज था वहाँ से मैंने बीएमएस किया। ओके। और वहीं से मैंने एमडी किया और वहीं उदयपुर ही जॉब में आ गया। अच्छा। तो इस तरीके से जहाँ पढ़ा फिर उसी सर्विस में आ गए। तो एक गैप था आपके एजुकेशन और जॉब में, या जैसे ही नहीं क्लियर हुआ और होते ही आपको जॉब लग गई? हाँ, इधर हुए अगले दिन पोस्टिंग। अच्छा। और फिर जब ये यूनिवर्सिटी बनी
राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में है, ये भारत की दूसरी यूनिवर्सिटी है। 2003 में इसके लिए विधेयक आया और 2004 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो फिर डेपुटेशन में यहाँ आ गया। अच्छा। और यहाँ आने के बाद फिर मुझे पंचकर्म की जिम्मेदारी दी, तो फिर मैं उस व्यवस्था से जुड़ गया। तो एक तरीके से पहले से सोच विचार कर कोई व्यवस्था चुनी हो, कोई क्षेत्र चुना हो, ऐसा नहीं है। अच्छा। जो सामने आया उसको चुन लिया और उसमें काम करना शुरू कर दिया। अगला सवाल सर, इसी जो आपने अभी इसको कंक्लूड किया है, इसी को वापस उकेरता है हल्का सा, कि आयुर्वेद को अपने करियर के रूप में चुनने के पीछे आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही? देखो, क्योंकि मेरा एडमिशन आयुर्वेद में ही हुआ था और मेरिट बेस पे एडमिशन होता था, मैं किसी कंपटीशन में तो बैठा नहीं। आयुर्वेद में अप्लाई किया तो आयुर्वेद में एडमिशन हो गया। लेकिन आयुर्वेद में एडमिशन लेने के बाद उसके प्रति रुचि बढ़ी। अच्छा। क्योंकि हमने देखा था जिन लोगों ने आयुर्वेद पढ़ा और जिन लोगों ने आधुनिक विज्ञान पढ़ा, मॉडर्न साइंस पढ़ी है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, उन लोगों ने अपनी चिकित्सा व्यवस्था में आयुर्वेद को अपनाया। मतलब जो लोग आयुर्वेद भी जानते थे और एलोपैथी भी जानते थे, तो उन्होंने चिकित्सा में किसको अपनाया? आयुर्वेद को अपनाया। तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायी थी कि आयुर्वेद निश्चित रूप से प्राचीनतम होते हुए भी आज की स्थिति में शरीर का सबसे अच्छा ध्यान रखता है, तो क्यों ना इसको गहराई से पढ़ा जाए। तो आयुर्वेद पढ़ते रहे, फिर यूजी के बाद फिर पीजी किया और पीजी के बाद फिर गवर्नमेंट जॉब में आए। और जब यहाँ यूनिवर्सिटी बनी तो यहाँ मुझे सौभाग्य मिला कार्य करने का, और जो भी आयुर्वेद का अच्छा पक्ष था उस आयुर्वेद के पक्ष को पूरे भारत में पहुँचाने का एक जो अच्छा कार्य था, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई और मैंने जितनी मेरी ताकत थी उसको मैंने उस कार्य में लगाया। ठीक है सर। सर, आपके शुरुआती प्रशिक्षण और कार्य अनुभव के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आपने अपने एजुकेशन जर्नी के बारे में उदयपुर के बारे में बताया। उदयपुर से आप कहाँ गए, कैसे आप जोधपुर आए, और यहाँ पर आपने शोध जो आपने पंचकर्म की बात करी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। देखो, पढ़ाई मेरी उदयपुर हुई, वहीं से मैं गवर्नमेंट जॉब में आया। उसके बाद कुछ समय मैं सिरोही रहा, कुछ समय अजमेर रहा। ओके। और जब ये यूनिवर्सिटी बनी तब मैं अजमेर में था। तो विभाग में जो जिस तरीके के काम होते हैं, विभाग में उस तरीके से काम किए। चिकित्सा का भी काम था, प्रशासनिक काम भी थे और कुछ प्रोजेक्ट थे जिनके ऊपर हम काम कर रहे थे। जैसे ही विश्वविद्यालय में आया तो यहाँ पे मुझे पंचकर्म की जिम्मेदारी दी गई। तो पंचकर्म का ज़्यादा व्यवहार में चलन नहीं था उस समय, और केवल दक्षिण भारत में कुछ जगह थी जहाँ पे पंचकर्म होता था। तो मैं दक्षिण भारत जाता आता रहता था और वहाँ मैंने देखा कि आयुर्वेद बहुत ही समुन्नत अवस्था में था। उतना हमारा उत्तर भारत में नहीं था, जबकि राजस्थान में भी भारत में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल अपने राजस्थान में है, परंतु उस तरीके से उतनी उन्नत अवस्था में नहीं थे जितने दक्षिण भारत और विशेषकर केरल में थे। अच्छा। तो हमने और गहराई से देखा तो उनकी कुछ ऐसी चिकित्सा व्यवस्थाएं थी जो लोगों में प्रचलित थी और वो पंचकर्म से जुड़ी हुई थी। तो हमने उस चीज़ को वहाँ से सीखा। तो आपका वहाँ जाना हुआ था केरला? हाँ, केरला। अच्छा। हम वैसे वर्कशॉप वगैरह और सेमिनार में जाते रहते थे और ये सुना भी था कि केरल में आयुर्वेद बहुत उन्नत अवस्था में है। वहाँ एक अष्टवैद्य परंपरा है कि 8 परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी आयुर्वेद पढ़ा गया। ओके। तो उनको किसी कोर्स की आवश्यकता उस ज़माने में नहीं थी। उनके बाबा आयुर्वेद जानते थे, उनके पिता ने आयुर्वेद पढ़ा, फिर उन्होंने खुद आयुर्वेद पढ़ा, फिर बेटे ने आयुर्वेद पढ़ा। तो अष्टवैद्य परंपरा कहते हैं उसको। तो वहाँ हमने देखा बहुत ही खून में रचा बसा है आयुर्वेद।
अच्छा। तो आयुर्वेद के स्वरूप को देख के हमने सोचा कि क्यों नहीं शेष भारत में भी इस तरीके से की अलग जगाई जाए, और वो था मेन रूप से पंचकर्म। तो जब आप उदयपुर से अजमेर, सिरोही या जोधपुर जब आए, तो आपको इस तरह का रुझान या इस तरह की अवेयरनेस आयुर्वेद को लेकर यहाँ नहीं देखने को मिली थी? नहीं, अवेयरनेस उस तरीके से तो मन में दर्द था, ओके। क्योंकि बाहर तो हम पहले भी जाते रहते थे, केरल पहले भी गए थे, कि जब वहाँ इतना समुन्नत है तो यहाँ क्यों नहीं। तो उसके ऊपर काम करना था, और हम उसके ऊपर काम करें तो किस रूप में करें। मैं तो किसी हॉस्पिटल में पोस्टेड था, लेकिन जैसे ही मुझे विश्वविद्यालय मिला और मैं यहाँ पे काम करना शुरू किया, तो हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाया। ओके। और उसमें हमने पूरे भारत के डॉक्टर्स को पंचकर्म सिखाने की व्यवस्था दी। अच्छा। फिर ऐसे ही आयुर्वेद का एक दूसरा अच्छा पक्ष है जिसको मोक्षार्थ चिकित्सा कहते हैं, जो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला पर आज भी सबसे अच्छी चिकित्सा मोक्षार्थ चिकित्सा ही कहलाती है। तो उसका भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स अक्षारसूत्र चिकित्सा का यूनिवर्सिटी के माध्यम से चलाया, और 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स पंचकर्म का शुरू किया गया। तो इससे हमने पूरे भारत के डॉक्टर्स को आमंत्रित किया कि आप आओ, आप यहाँ पंचकर्म सीखें, और सीखने के बाद व्यवहार में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसका उपयोग लें और जनता का भला करें। तो लगातार चला सर ये 2005 से लेके 2016 तक। अच्छा। तो 11-12 साल अपने ये प्रशिक्षण दिया है, और अभी भी चल रहा है यूनिवर्सिटी में। कितने डॉक्टर्स आए होंगे आपके कार्यकाल के समय? एक बैच 20 डॉक्टर्स का होता था। अच्छा। तो 18 बैच के करीब हमने तब चालू किए थे। 18 या 19 बैच मेरे हाथ से हुए थे। ठीक है सर। तो सर आपके हिसाब से अराउंड 200-250 जो डॉक्टर्स हैं वो आपके कार्यकाल में ये कोर्स को जिन्होंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया और यहाँ से सीख के गए। ठीक है, इसके आगे बताइए सर, फिर आप वहाँ से आरोग्यम तक की जर्नी कैसी रही? फिर क्या हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था। पंचकर्म के प्रति लोगों में अवेयरनेस आ रही थी। इस बात की खुशी थी क्योंकि जो डॉक्टर प्रशिक्षण लेके गए उन लोगों ने फील्ड में अपना बहुत मेहनत की, काम किया, तो जनता तक ये पंचकर्म जाने लगा। और लोग खुद ही आकर कहने लगे कि भाई हमें देखो शिरोधारा लेनी है, हमें वमन कराना है, हमें पंचकर्म लेना है। तो ये मेरे लिए बहुत सुखानुभूति थी कि जिस चीज़ को कोई जानता नहीं था और वो लोग अब अवेयरनेस इतनी हो चुकी कि वो लोग पंचकर्म की अच्छी चिकित्सा को व्यवहार में लेने लगे, मेरे लिए बड़ी बात थी। लेकिन जब पहला प्रशिक्षण हमने शुरू किया था 31 मार्च 2005 को, और हमने पेपर में न्यूज़ दी कि 3 महीने का पंचकर्म का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ, तो एक मित्र थे मेडिकल कॉलेज से, उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि त्यागी जी आज आपके यहाँ कौन सा हवन हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, हवन तो नहीं है, कि एक पंचकर्म का प्रशिक्षण शुरू किया है। कि अच्छा पंचकर्म क्या है? तो जब डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझते थे, आम जनता तक तो कोई जानता ही नहीं था। सही बात है। तो धीरे धीरे उन लोगों की मेहनत, जो लोग यहाँ सीख के गए और जनता में उन्होंने उस चिकित्सा को उन लोगों के बीच लेके आए, तो सब लोगों का मिला जुला प्रयास। जिससे आपने भी यहाँ पर कैंप्स वगैरह करवाए सर? हाँ, लगातार कैंप्स हम साल में 3-3, 4-4 कैंप कराते थे, और हम फ्री चिकित्सा देते थे पंचकर्म की यहाँ पूरे राजस्थान में। कॉलेज में, अपनी जो यूनिवर्सिटी थी इसके माध्यम से, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर्स यहाँ आते थे, तो हमें पेशेंट चाहिए थे, तो हम फ्री कैंप कराते थे पंचकर्म के, जो कि बहुत महंगी चिकित्सा व्यवस्था है। शिरोधारा जिसका रेट कोई 1000 से लेके 1200 रुपये तक है, वो हम फ्री देते थे कैंप के माध्यम से। तो लोगों में धीरे धीरे फिर इन कर्मों की अवेयरनेस, इनकी उपयोगिता और व्यवहार में आ गया। तो आज तो पंचकर्म का बोलबाला है। एक बार जो व्यक्ति पंचकर्म लेता है तो उससे जुड़ जाता है। बिल्कुल सर। तो हमें इस बात की खुशी है कि ये सब चीज़ हमारे माध्यम से आगे बढ़ी और जनता तक पहुंची, जो हमारा लक्ष्य था। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपने अपने करियर में कौन से विषयों पर सबसे ज़्यादा काम किया है? सबसे ज़्यादा काम तो देखो पंचकर्म पे किया,
क्योंकि जिन जिन व्याधियों में पंचकर्म उपयोगी था उन व्याधियों को पंचकर्म के माध्यम से ठीक करने की कोशिश की गई। क्योंकि पंचकर्म पहले व्यवहार में नहीं था, तो जितनी भी क्रोनिक डिजीज हैं जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज है, क्रोनिक स्किन डिजीज है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लाइफ स्टाइल डिजीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इनमें आयुर्वेद का पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है। और ओबेसिटी है। ओके। और ओबेसिटी तो एक तरीके से 85% डिजीज जो हमारे शरीर में होती हैं वो ओबेसिटी उनका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि डायबिटीज ओबेसिटी से आई, हाइपरटेंशन ओबेसिटी से आया, हाइपरलिपिडीमिया ओबेसिटी से आया, शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस ओबेसिटी के कारण आया, और इवन कैंसर भी ओबेसिटी से आया। अच्छा। मतलब इसका भी 13% कैंसर ओबेसिटी से शरीर में होते हैं। तो इसके ऊपर काम करने की इच्छा हुई, क्योंकि ओबेसिटी एक पूरी दुनिया में एक समस्या बनी हुई है और इसका कोई समुचित इलाज भी नहीं है। आयुर्वेद में भी कहा है, कार्शम वरम स्थूला न्याय स्थलों से भेषम, क्रस्ता अच्छी है मोटापे से, पर मोटापे की कोई दवाई नहीं है। तो इसलिए जिन जिन व्याधियों में आयुर्वेद के अच्छे रिजल्ट है जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब के ऊपर काम किया है। सर, आमतौर पर आयुर्वेद को पूरी तरह एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। क्या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच ली जाती है? बिल्कुल, आप इसको इस तरीके से समझे, जैसे जल सबके लिए जरूरी होता है, तो जल तो हर व्यक्ति लेगा, चाहे कोई वात प्रकृति का हो, पित्त प्रकृति का हो, कफ प्रकृति का हो। दूध भी हर व्यक्ति लेगा, चाहे कोई सी प्रकृति का हो। तो कुछ सामान्य नियम होते हैं ओके। रोग विशेष के, जिनके लिए एक जैसी योजना, एक जैसी चिकित्सा व्यवस्था उन प्रकृति के लोगों के लिए की जा सकती है। चिकित्सा सिद्धांत है, व्यक्ति विशेष के लिए कुछ उसमें चेंज ला सकते हैं, पर एक ऐसा स्टैंडर्ड स्थापित हो जाता है कि भाई लोगों में अवेयरनेस के लिए, जैसे सपोज हम कहते हैं प्रिवेंशन हेल्थ के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो सबके लिए एक जैसी है, सबको ध्यान रखना है। और पर्सनल ट्रीटमेंट के अलावा भी कुछ ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो सबके लिए एक जैसी है। यद्यपि प्रकृति के अनुसार हम सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सद्वर्थ है, सबके लिए एक जैसा है। उसके लिए आचरण बदलने के लिए कहाँ व्यवस्था है। तो इसी तरीके से अवेयरनेस है, वो सबके लिए एक जैसी है। सही बात है। तो ऐसे नियम स्थापित किए जा सकते हैं जिन पे हर व्यक्ति चल के अपने स्वास्थ्य को संरक्षित रख सकता है। ऐसा ही सर, ओबेसिटी जैसी लाइफस्टाइल कंडीशंस में क्या कोई ऐसा फिक्स्ड या स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जो ज़्यादातर मरीजों पर अप्लाई किया जा सके? बिल्कुल, क्योंकि ओबेसिटी जो कारण है उसमें खान पान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अच्छा। मतलब दूसरा जेनेटिकली भी होता है, कुछ डिजीज़ के कारण भी ओबेसिटी आती है। तो इसमें हम इस तरीके का एक ट्रीटमेंट बना सकते हैं कि जिनमें खान पान के कारण ओबेसिटी आई है, तो एक जैसा प्रोटोकॉल सबके साथ रहता है। अच्छा। तो वो अपने वेट को कम कर सकते हैं। यदि किसी को किसी डिजीज़ के कारण वेट आया है, तो डिजीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसके कारण थोड़ा सा चिकित्सा व्यवस्था बदलनी पड़ती है, पर वो भी अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात वेट को कम करने की है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिजीज़ के अनुसार चेंज करते हैं, पर एक जैसी लाइफ स्टाइल, एक जैसी मेहनत सब लोगों के लिए वेट को कम करने में मदद करती है। सर, आयुर्वेद के हिसाब से ये एक जनरल बेसिक सवाल है, अगर जनरल कोई भी आदमी जो आयुर्वेद जानता भी नहीं है, पहली बार आया है, पहली बार डॉक्टर साहब का वीडियो देख रहा है, उसके मन में भी अगर सवाल आता है कि आयुर्वेद के हिसाब से हमें खाना कैसा लेना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, आम जिंदगी में कैसा खाना लेना चाहिए? देखो, सबसे पहली तो यह प्रकृति अपनी देखनी चाहिए कि मुझे किस तरीके का खाना मेरे शरीर के लिए अनुकूल रहता है। अच्छा।
कोई आदमी मिर्ची बड़ा खाता है पर हम्म, उसको खाया नहीं जाता, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, दूसरी हम्म, समस्याएं खड़ी हो जाती है, तो वो उस तरीके की चीज़ नहीं ले। हम्म, तो अपने स्वभाव को पहचाने अच्छा, कि उसके लिए हितकर क्या है। हम्म, आयुर्वेद कहता है तच नित्यम परिंजित स्वास्थ्यम ये अनुवर्तते, हम्म, अजाता नाम विकाराणाम कर्म च अनुत्पत्ति कर्म च। हम्म, मतलब हर व्यक्ति को वो खाना खाना चाहिए जो उसमें रोग का कारण नहीं बनता हो। हम्म, तो व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार खाए। हम्म, कितना खाए? जितनी उसकी अग्निबल हम्म, सपोर्ट करता है, अग्निबल के अनुसार खाए। हम्म, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम्म, स्वाद के लिए नहीं खाए, हम्म, वो सेहत के लिए खाए। बिल्कुल सर, और इस बात का ध्यान रखे कि मेरा खाना विरोधी तो नहीं है, हम्म, उसमें कई ऐसी चीज़ें तो नहीं है हम्म, जो शरीर को भविष्य में जाके नुकसान करती है। हम्म, आपने देखा होगा अधिकांश स्किन डिजीज हम्म, इसी के कारण होती है। हम्म, तो आहार मुख्य उपस्तंभ है। हम्म, आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ माने, हम्म, मतलब शरीर के 3 तो स्तंभ हैं जिनको हम्म, हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। हम्म, ये 3 बड़े खंभे हैं, और हम्म, जो 3 छोटे खंभे हैं इनसे उनमें आहार, हम्म, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। हम्म, तो आहार का विवेक बहुत जरूरी है। हम्म, तो जब मैंने पिछली बार भी आपको जिक्र किया था हम्म, कि जो अष्टविधि आहार विशेष आयतन है, हम्म, जिनके बारे में विशेष रूप से आहार का ज्ञान दिया हुआ है हम्म, कि प्रकृति क्या है, व्यक्ति का हम्म, स्वभाव कैसा है, करण हम्म, क्या है। जब हम 2 द्रव्य मिल रहे हैं, हम्म, तो 2 द्रव्य हम भोजन व्यवस्था में मिला रहे हैं, हम्म, तो उनके मिलने के बाद कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बन रही जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो द्रव्य मिलाते समय करण का ध्यान रखें। फिर संयोग, 2 द्रव्य मिल सकते या नहीं, राशि उनकी मात्रा कितनी है, उपयोग संस्था, उपयोक्ता, भोजन के नियम क्या है, और यूजर कैसा है। और फिर पूरी विधि विधान आयुर्वेद में समझाई हुई है। भाई उष्ण भोजन करें क्योंकि उष्ण भोजन से अग्नि प्रदीप्त होती है, भोजन आसानी से पच जाता है। स्निग्ध भोजन करें, स्निग्ध धातुओं को पुष्ट करता है। मात्रावत भोजन करें, मात्रा से अधिक किया गया भोजन या कम किया है भोजन शरीर की अग्नि को दूषित हम्म, करता है। फिर आहार कर जीर्ण होने के बाद ही भोजन करें, इस बात का आप ध्यान रखें। इष्ट देशे, आयुर्वेद कहता है कि अपने अनुकूल स्थान पर ही भोजन करें। और इष्टोपकरणम, आपकी जो सामग्री है भोजन की, वो आपके मन के अनुकूल होनी चाहिए। आप कोई नयति द्रुतवात, आप जल्दी भोजन नहीं करें। नयति विलंबितम, आप धीरे धीरे भोजन नहीं करें। आप बात करते भोजन नहीं करें, आप हंसते हुए भोजन नहीं करें। और तनमना भुंजित, आप जो है मन को एकाग्र करके भोजन में लगा के आप भोजन करें। और आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, अपने लिए हितकर और अहितकर का विचार करके भोजन करें। तो इसलिए कहा है कि नरो हिताहार विहार सेवी, जो व्यक्ति अपने हितकर आहार और विहार का सेवन करता है, वो व्यक्ति प्राय निरोगी होता है। अच्छा सर, तो इसलिए आहार का बहुत महत्व है। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए हमें आहार करना चाहिए। सर इसी से एक सवाल मुझे आया है कि आपने कहा कि व्यक्ति को अपनी प्रकृति पहचाननी चाहिए कि उसे किस तरह का भोजन करें, तो प्रकृति की पहचान आदमी कैसे कर सकता है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था हम्म, कि 7 प्रकार की प्रकृति हैं। हम्म, कुछ उसमें वातज है, पित्तज है, कफज है, वात हम्म, पित्तज है, वात कफज है, कफ हम्म, पित्तज है, और समधातु है। तो हर व्यक्ति के लक्षण के आधार पर हम उसकी प्रकृति का निर्धारण करते हैं। हम्म, और हमारे यहाँ तो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है हम्म, कि 30 हम क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट से, देखते हैं उनके सिम्टम, देखते हैं उनके साइन, देखते हैं, और उसके आधार पर हम उनकी प्रकृति का निर्धारण अच्छा, करके उनको पथ्य की व्यवस्था भी उनकी प्रकृति के आधार पर ही दी जाती है जब हम हम्म, किसी रोग का इलाज करते हैं। हम्म, और उनको स्वास्थ्य संरक्षण में उसकी प्रकृति क्या योगदान करती है उसके हम्म, बारे में भी उसको हम समझाते हैं। अच्छा, लेकिन मुख्य रूप से आप पूछे कि भाई वात प्रकृति क्या है, हम्म, तो आचार्य सारंगधर कहते हैं अल्प केशो क्रसो रुक्षो वाचालश्चल मांस, अल्प केश,
अगर हम केस के आधार पर निर्धारण करें कि किसके केस कैसे होते हैं, तो वातिक प्रकृति का जो व्यक्ति है उसके केस प्राय कम होंगे। ये जो बाल उड़ने की समस्या है उसको सबसे ज़्यादा होती है। बाल कम होते हैं, बाल रुखे होते हैं, तो बाल के आधार पे आप देख सकते हैं जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है उसके समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, और जो कफ प्रकृति का व्यक्ति है उसके स्निग्ध केस होते हैं, भरे हुए बाल होते हैं। तो बालों के आधार पे आपने देखा, व्यवहार के आधार पे जो वात प्रकृति का व्यक्ति है वो ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाता है, सपने में आकाश को देखता है। जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है जल्दी क्रोधित हो जाता है। जो कफ प्रकृति का व्यक्ति है गंभीर बुद्धि का व्यक्ति है, सोच समझ के निर्णय लेता है, तुरंत अपनी संवेदना को व्यक्त नहीं करता, तो बुद्धि में अंतर आ गया। ऐसी खान पान में अच्छा। जो कफ वात प्रकृति का व्यक्ति है उसकी अग्नि हमेशा विषम रहती है, तो कोई भी खाया हुआ भोजन उसको कब्जी बहुत करता है, कब्ज बहुत करता है। तो वात प्रकृति का व्यक्ति हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहता है। ओके। और पित्त प्रकृति के व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ खाया नहीं सबसे पहले जाना होता है सोच के लिए, तो उसका बहुत ही मृदु कोष्ठ होता है जो पित्त प्रकृति का। इसी तरीके से कफ प्रकृति का जो व्यक्ति होता है ना उसका कोष्ठ मृदु होता है, मध्य कोष्ठ होता है, तो उसको खाना इतनी जल्दी शरीर वेग का कारण नहीं बनता। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये तय करते हैं कि ये पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, ये कफ प्रकृति का व्यक्ति है और ये वात प्रकृति का व्यक्ति है। तो उनके लक्षणों को देखते हुए ही जब हम चिकित्सा व्यवस्था करते हैं, जैसे कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है जो क्रूर कोष्ठी है और हमें उसके पेट को ठीक करना है, तो हमें भारी विरेचक औषधि देनी पड़ेगी। केवल त्रिफला देने से उसका पेट साफ नहीं होगा, तो हमें उसके लिए दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुटकी देनी पड़ेगी, इंद्रिय देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है जिसको बार बार दस्त लगते हैं, तो उसको इतनी बड़ी औषधि देने की जरूरत नहीं है। कफ प्रकृति के व्यक्ति को इतनी बड़ी औषधि, तो हम प्रकृति के आधार पर रोग का इलाज करते समय हम उसकी प्रकृति की विवेचना करते हैं। यानी अगर व्यक्ति को अपनी प्रकृति पहचाननी है तो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना कंपलसरी है। नहीं, एक बार मिलने, हाँ, एक बार उनसे उनको पता कंसल्ट लग करना जाएगा। जरूरी है, तो उसे बिल्कुल, प्रकृति पता पड़ जाएगी और अपने शरीर का ध्यान रख सकता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आयुर्वेद नींद के बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद में नींद के, जैसे कि मैंने कहा कि त्रय उपस्तंभ में नींद भी बहुत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो आयुर्वेद कहता है कि पहली बात तो कहता है नींद आई कैसे, तो आयुर्वेद कहता है लोकादि सर्ग प्रभवा तमो मूला तमोमयी बाहुल्यात तमसो रात्रो निद्रा प्रायण जायते। कि नींद में भी तम की बहुलता है, रात्रि में भी तम की बहुलता है, तो तम के कारण रात को व्यक्ति को नींद आती है। और इतनी सुंदर परिभाषा बताई हुई है कि यदातु मनसी क्लांते कर्मात्मने कलमान्विता विषयभ्यो निवृतन्ते तदा सुकृतिमान में, कि जब आप देखोगे मन थक जाता है, और जब थका हुआ मन अपनी इंद्रियों से हट जाता है, भाई आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जिह्वा रस का स्वाद लेती है, लेकिन जब मन थक गया, अब वो आंखें देखने का काम नहीं कर रही, तो मन जो है विषयों से हट जाता है, इंद्रिय अपने विषयों से हट जाती है और मन थका हुआ थक जाता है। यदा तो मनसी क्लांते कर्मात्मने कलमान्विता विषयोभ्योस्तदा निंद्रा स्वपतिमान में, तब आदमी सो जाता है, उसकी कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर रही। लेकिन इंद्रिय तो हट गई अपने विषयों से, आपने खाना बंद कर दिया, आपने सुनना बंद कर दिया, पर मन विषयों से नहीं हटा, तो वो स्वप्न की स्थिति बन जाती है कि इंद्रिय तो हट गई विषयों से पर मन नहीं हटा, तो आदमी सपने देखता है। ये जो सपने दिखाई देते हैं तो इस तरीके से सपने दिखाते। लेकिन नींद का जो महत्व है, नींद के आप देखो कि क्या क्या फायदे हैं। निंद्रा आयत्तम सुखम दुखम पुष्टि कारसे बलाबलम, मतलब शरीर का सुख शरीर का दुख नींद पे निर्भर करता है। शरीर की पुष्टि शरीर की कृशता नींद पर निर्भर करती है।
शरीर की क्रसता नींद पे निर्भर करती है, शरीर की व्रस्ता, शरीर की क्लीबता नींद पर भी निर्भर करती है। किसी ज्ञान का होना, किसी ज्ञान का न होना नींद पर निर्भर करता है, और जीवन रहेगा या जाएगा नींद के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। अब आप देखो, मॉडर्न साइंस भी कहती है कि भाई कम से कम आपको 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। सोने से क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो रीसेट होता है। आपकी जो याददाश्त है वो किसके कारण आती है? यदि आप अच्छे सोए तो दिन भर की घटनाएं आपके तुरंत याद आ जाएंगी। सही बात है। तो आपको आपका जो तनाव है वो आपका दूर हो जाएगा। तो सोना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। जो हमारी मसल्स हैं वो रिपेयर होती हैं, उनकी थकावट दूर होती है। हमारी जो सेल है वो अपनी रिपेयर का काम करती है। तो स्वस्थ जीवन के लिए नींद का रहना परम आवश्यक है। बिना इसके जीवन नहीं चल सकता। आयुर्वेद कहता है कि भैया अगर दिन में आप सोओगे तो आपको रुक्षता बढ़ेगी, तो दिन में नहीं सोना चाहिए। रात को आप देर रात तक जगोगे तो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो दिन में सोए नहीं, परंतु ग्रीष्म ऋतु में आप दिन में सो सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है, क्योंकि दिन लंबे होते हैं। तो यदि आप सोना चाहें तो ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा बहुत सो सकते हैं, पर शेष ऋतु में सोने का निषेध है। दिन में सोने से कफ बढ़ता है, रात में सोने से वायु बढ़ती है। तो इसलिए कहा है कि अकाले अति प्रसंगाश्च नैचे निद्रा निषेविता, मतलब अकाल में आपको जो समय है उसी पे सोना है, ज़्यादा भी नहीं सोना है। तो अकाले अति प्रसंगाश्च नैचे निद्रा निषेविता सुखायुषी पराकुर्यात काल रात्रि रिवा पर, वह सुख को और आयुष्य को नष्ट कर देती है। यदि आप अकाल में निद्रा का सेवन करते हैं या ज़्यादा निद्रा का सेवन करते हैं तो आयुर्वेद उसके लिए बोलता है। और शैव युक्ते पुनर्युक्ते निद्रा देहम सुखायुषा, ये सुख और आयुष्य को देती है। और कैसे देती है कि योगा भी योगिनो बुद्धि निर्मला तपसा यथा, कि जिस तरीके से योगियों की बुद्धि लगातार तप से निर्मल हो जाती है, उसी तरीके से युक्ति पूर्वक यदि आप निद्रा का सेवन करते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपके आयुष्य को देता है। आपकी 100 वर्ष की आयु देने में समुचित निद्रा का सबसे ज़्यादा महत्व है। अच्छा, बढ़िया सर। सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय निकाल के हमें और हमारी ऑडियंस को आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँ लेकिन फिर भी इतनी नॉलेज दी कि हम और ज़्यादा आयुर्वेद को जानने के उत्सुक हो सके। और मैं हमारे दर्शकों से ये एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और डॉक्टर अरुण त्यागी जी से आयुर्वेद के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से और समय ले पाएँ और कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे, कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीजेस पे डॉक्टर साहब से आयुर्वेद को लेकर चर्चा कर सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, Thank you बहुत so बहुत आपका धन्यवाद।